अगर एक दिन अचानक तुम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाओ और तुम्हें वहां का किंग बना दिया जाए, तो क्या तुम उस किंगडम को चला पाओगे? देखो, इस एनिमे को समझने के लिए तुम्हारा आईक्यू थोड़ा हाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम ऐसे माइंड गेम्स देखने वाले हो जहां पता चलेगा कि दिमाग के साथ आखिर खेला कैसे जाता है। तो अगर रेडी हो, तो चलो इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक आलीशान शाही कमरे से होती है जहां नात्रा साम्राज्य का 16 साल का राजकुमार वेन सैलेमा एर्बेलेस्ट महत्वपूर्ण बैठक कर रहा था। उसके बगल में नीनिम रैलेई खड़ी थी, जो उसकी मुख्य सलाहकार और निजी अंगरक्षक थी। उनके सामने साम्राज्य के 4 ऊंचे अधिकारी खड़े थे। ये सभी औपचारिक मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए जमा हुए थे। उन्होंने राजकुमार वेन को आपातकालीन खबर दी, जो शाही राजदूत ने पहुंचाई थी। उन्होंने बताया कि सम्राट का स्वर्गवास हो चुका है और उनका टिकट कट गया है। अधिकारियों ने समझाया कि इस घटना से पूरे महाद्वीप में भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि बहुत से राज्य इस खाली सिंहासन को हासिल करने के लिए टकराएंगे। हालांकि वेन ने अपनी सीमाओं के बाहर चल रहे सत्ता के खेलों में ना के बराबर दिलचस्पी दिखाई। उसने आत्मविश्वास के साथ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपना ध्यान दूसरे देश के बजाय सिर्फ नात्रा साम्राज्य पर केंद्रित करें। उसकी समझदारी भरी बातें सुनकर अधिकारी दंग रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि वेन एक दिन इस साम्राज्य को महान गौरव दिलाएगा। लेकिन जैसे ही अधिकारी कमरे से बाहर निकले, वहां का माहौल बदल गया और वेन का असली रूप सामने आ गया। उसने झल्लाते हुए निराशा से रोना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए घोषणा की कि वह इस पूरे साम्राज्य को बेच देना चाहता है, क्योंकि ये देश होपलेस था। भाई, ये क्या लॉजिक है? एक लड़का जिसके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, वह फेल्ड स्टार्टअप फाउंडर की तरह अपनी कंपनी बेचने का प्लान बना रहा है। लगता है राइटर ने यहां हीरो का दिमाग लिखते वक्त अपना सिस्टम हैंग कर दिया था। इसके बाद दृश्य सीधे नात्रा साम्राज्य की तरफ मुड़ता है। महाद्वीप के आखिरी हिस्से में स्थित इस साम्राज्य को छोटी वसंत ऋतु और लंबी सर्द ऋतु का सामना करना पड़ता था, जो किसी का टिकट कट सकती थी। यहाँ की जमीन बंजर मैदानों और पथरीले पहाड़ों से भरी थी, जहां खेती असंभव था। इस साम्राज्य की आबादी 5 लाख लोगों से कम थी। इन्हीं कमियों की वजह से वेन को राज्य आगे बढ़ाने में मुश्किल हो रही थी। यहाँ संसाधनों की कमी थी, अवसर ना के बराबर थे और निर्णय गहराई से सोचना पड़ता था। ठीक उसी वक्त नीनिम ने आकर उसे सख्ती से याद दिलाया कि वह बच्चों की तरह व्यवहार ना करे। वेन को देश पर शासन करने के बोझ को उठाने के बजाय शिकायत करना पसंद था। उसका असली लक्ष्य बेहद सीधा था। वह चाहता था कि नात्रा को थोड़ा मजबूत बनाया जाए, ताकि उसकी कीमत मार्केट में बढ़ सके और फिर उसे भारी रकम के बदले बेचकर हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लिया जाए। अचानक फलान्या एल्क एर्बेलेस्ट, जो वेन की छोटी बहन थी, मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने बताया कि पिताजी की तबीयत में सुधार हुआ है और जिद की कि वह उन्हें सीमाओं के बाहर यात्रा पर ले जाना चाहती है। हालांकि वेन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस विचार को खारिज कर दिया। उसने समझाया कि पड़ोसी देश मार्डन युद्ध की तैयारी कर रहा था और हमला किसी भी वक्त हो सकता था। एक नक्शे के जरिए नात्रा और मार्डन की स्थिति को बारीकी से दर्शाया गया है। शुरुआती दौर में इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच संबंध दोस्ताना थे, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मार्डन को अपने क्षेत्र में सोने के बड़े भंडार मिल गए। इस बफ के मिलते ही राज्य की अर्थव्यवस्था आसमान छूने लगी, लेकिन अचानक मिली दौलत ने अधिकारियों को भ्रष्ट और लालच से भर दिया। उन्होंने ज्यादा संसाधन के लालच में आसपास के कमजोर देशों पर हमला करके उन्हें पैक करना शुरू कर दिया और नात्रा साम्राज्य भी निशाने पर आ गया। वेन ने समझाया कि नात्रा के पास इतना पैसा नहीं था कि वे ताकतवर इंपीरियल योद्धाओं को भाड़े पर रख सके। उनकी सेना मुख्य रूप से आम शाही सैनिकों से बनी थी, जिनके पास कोई खास एबिलिटी नहीं थी। हालांकि फलान्या के अनुसार नात्रा की सेना का मनोबल इस वक्त आसमान छू रहा था। बहुत से सैनिकों ने राजकुमार वेन के झंडे के तले आखिरी सांस तक लड़ने और दुश्मनों की पेटी बनाने की कसम खाई थी, लेकिन वेन अपने सैनिकों का टिकट कटता हुआ नहीं देखना चाहता था। असल में वह युद्ध में होने वाले आर्थिक खर्च का हिसाब लगा रहा था और साम्राज्य के खजाने को बचाना चाहता था। भाई, यहाँ लोग देश के लिए जान लुटाने को तैयार हैं और ये बंदा कैलकुलेटर लेके बजट बचा रहा है। अचानक फलान्या ने प्यार से अपने भाई का हाथ पकड़ा और उसे आने वाले युद्ध में जीत की शुभकामनाएं दी। उसकी इस मासूम विश्वास ने वेन के दिल को एक भारी अपराध बोध से भर दिया। आखिरकार उसने मार्डन साम्राज्य का डटकर सामना करने का मजबूत फैसला किया और युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़ा। हालांकि उसका असली प्लान इससे ज्यादा साधारण था। उसका इरादा एक तेज हमला करने का था, ताकि वह जल्दी शांति समझौता करके अपने सैन्य खर्च को कम रख सके। इसके बाद दृश्य सीधे एक ऐसी बंजर रेगिस्तान की तरफ मुड़ जाता है, जो पथरीले पहाड़ों से भरा हुआ था, जहां नात्रा और मार्डन की विशाल सेनाएं आमने सामने दुश्मन की तरह खड़ी थीं। वेन ने आगे बढ़कर दुश्मन की फौज का गहराई से अवलोकन किया।
मार्डन ने पूरे 7,000 सैनिकों की फौज इकट्ठा की थी, जबकि नात्रा के पास सिर्फ 6,000 लोग थे। युद्ध शुरू होने से पहले वेन घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के आगे गया। बहुत से सैनिक घबरा रहे फेल्ट थे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का पहला भयंकर युद्ध था और उन्हें डर था कि आज उनकी पेटी ना बन जाए। तभी वेन ने उनके सामने एक छोटा सा भाषण दिया। इसकी सादगी के बावजूद उसके विश्वास भरे शब्दों ने उनके लड़ने के जज्बे को जगा दिया। वाह क्या बात है, कुछ ही डायलॉग से सेना बफ हो गई। इसे कहते हैं असली प्लॉट आर्मर। दूसरी तरफ मार्डन के सेनापतियों ने भी यही काम अपने सैनिकों के साथ किया। कुछ ही देर बाद वह भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वेन ने पहले से ही एक शानदार स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी थी। उसने अपने जवानों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ अपने बचाव पर ध्यान केंद्रित करें और सही मौका देखकर काउंटर अटैक का सहारा लें। ठीक जैसा उसने सोचा था, मार्डन की सेना ने बिल्कुल बीच वाले हिस्से से अपना भारी हमला शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। नात्रा के सैनिकों ने शानदार तरीके से अपनी लाइन को बरकरार रखा और दुश्मन के कदमों को पूरी तरह से रोक दिया। दूसरी दिशा में मार्डन के कमांडरों ने घबराहट में अपने सेनापतियों को खबर दी कि उनकी सेना नात्रा के आगे तेजी से पीछे हट रही है और फेल हो रही है। ठीक उसी वक्त नात्रा के उत्साहित सेनापतियों ने इस शुरुआती कामयाबी की रिपोर्ट खुशी खुशी राजकुमार वेन को सौंप दी। इस असाधारण उपलब्धि का मुख्य कारण बेहद ही आसान था। वेन ने कुछ समय पहले भविष्य को समझते हुए नात्रा की सेना को विशाल इंपीरियल योद्धाओं के साथ कड़ी ट्रेनिंग दिलवाई थी। इंपीरियल सेना इस पूरे महाद्वीप की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति माने जाते थे। इस शानदार फैसले के परिणाम स्वरूप नात्रा के सैनिकों के पास ऐसी बेहतरीन कॉम्बैट टेक्निक्स थीं जो मार्डन की सेना की तुलना में उन्हें सीधे ओवरपावर्ड बना रही थी। यहां तक कि वेन खुद इस पर मुश्किल से विश्वास कर रहा था कि उसका छोटा फैसला मैदान में इतने बेहतरीन नतीजे देगा। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जल्द ही नात्रा के उन जवानों का हौसला कमजोर पड़ने लग गया। अंततः मार्डन के आक्रामक सैनिकों ने जोर लगाकर पीछे ढकेलना शुरू किया। भले ही नात्रा के सैनिकों के पास उचित टेक्निक थी, लेकिन उनकी मानसिकता में अनुभव की भारी कमी थी। जब घबराए सेनापतियों ने वेन को इस बदलती हुई स्थिति की जानकारी सौंपी, तो उन्होंने वहां से पीछे हटने का सुझाव दिया। वेन ने तुरंत स्वीकार किया। दुर्भाग्य से सेना के पीछे हटने के इस निर्णय की खबर दुश्मन के कानों तक तेजी से पहुंच गई। मार्डन के मुख्य सेनापति ने तुरंत इस सुनहरे अवसर को पहचान लिया और उसने ठीक उसी वक्त राजकुमार वेन को सीधे निशाना बनाने का भयंकर फैसला किया। असल में मार्डन के घमंडी सेनापति खुद इस खतरनाक मैदान में उतर आए थे ताकि वे किसी तरह से राजकुमार की जल्द पेटी बना सकें, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शातिर वेन ने शुरुआत से ही ऐसी स्थिति की पूरी तरह कल्पना कर ली थी। आज पास ही में निनिमराले के निजी नेतृत्व में तीरंदाजों की एक खतरनाक सेना घात लगाए छुपी हुई थी। मार्डन का सेनापति इस अचानक हुए हमले से चकरा गया था। उसे सिस्टम ने इतना भयंकर झटका दिया कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसने सपने में भी ऐसी असंभव स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। इस हमले ने उसके सैनिकों के मन में भारी परेशानी पैदा कर दी। सेनापति खुद बुरी तरह घायल हुआ और अराजकता फैल गई। ठीक उसी समय निनिम ने बेहद आत्मविश्वास के साथ मैदान में बचे हुए मार्डन के दुश्मनों को धूल चटा दी। उसने शांति प्रस्ताव देते हुए उन्हें समर्पण का मौका दिया, लेकिन घमंडी मुख्य सेनापति ने इसे बुरी तरह ठुकरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप निनिम ने बिना हिचकिचाहट के उसका टिकट हमेशा के लिए काटकर पैक कर दिया। उस सेनापति का सिस्टम लगातार हैंग होना विजय का सबसे बड़ा संकेत बन गया था। इस आखिरी प्रहार के साथ ही नात्रा साम्राज्य ने मार्डन को हरा दिया। अगले दिन शांति छाने के बाद निनिम और वेन ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। अधिकारियों ने पूछा कि इस जीत के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। वेन ने उत्तर दिया कि यह स्थिति बेहद थका देने वाली थी। बिना किसी संदेह के सभी सैनिक युद्ध के बाद थक चुके थे। उसी समय उसे डर था कि लोग उसे डरपोक शासक न समझे, इसलिए उसने सोने की खान पर हमला तेजी बोला। उसे उम्मीद थी कि अधिकारी इस अजीबोगरीब प्रस्ताव को खारिज कर देंगे। भाई खुद ही अजीब प्लान बनाओ और उम्मीद करो कोई ठुकराए। लेकिन मंत्रियों ने इसकी तारीफ करते हुए बुद्धिमानी का प्रतीक मान लिया। उनका तर्क था कि नात्रा की सेना न केवल खान पर कब्जा करेगी, बल्कि इससे भारी रणनीतिक बढ़त मिलती। अगले दिन वेन विजय से संतुष्ट महसूस कर रहा था, तभी अचानक वहां विपत्ति आ धमकी। सोने की खान में काम करने वाला एक मजदूर चौंकाने वाली खबर लाया। उसने बताया कि उस खान के सभी सोने के भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं। ये भयानक आंकड़ा सुनते ही वेन दंग रह गया। इस गंदे खुलासे ने उसकी सारी होशियारी पर पानी फेरा था आज। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ कुछ ही पलों बाद उसके तेज दिमाग में एक चालाक अजीब विचार आया। उसने तय किया कि वो इस खाली खान को वापस मार्डन को बेचेगा। रिपोर्ट के अनुसार दुश्मन देश मार्डन को अभी तक इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सोने के भंडार समाप्त हैं। इस अजीब स्कीम को सुनते ही निनिम ने अपना मत्था पीट लिया। भाई सच में इस राइटर की स्क्रिप्ट का एबिलिटी सिस्टम ट्रैक से उतर चुका है। फिर भी निनिम ने वेन का मजबूती से साथ दिया और खान की सुरक्षा बढ़ाई।
जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मर्डन साम्राज्य ने अपनी खान को वापस छीनने के लिए पूरे 30,000 सैनिक भेजे थे, जबकि रक्षा के लिए नात्रा के पास केवल 5,000 मजबूत सैनिक बचे थे। वेन ने रक्षा पर केंद्रित एक सटीक रणनीति जल्द ही तैयार की। उसके गणित के अनुसार मर्डन की विशाल फौज को मैदान में बनाए रखने में भारी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन 30,000 सैनिकों को खाना खिलाना और राशन देना भयंकर बोझ डालेगा। अगर नात्रा सिर्फ 1 महीने स्थिति पर डटी रहे तो आर्थिक दबाव के चलते मर्डन शांति प्रस्ताव लेकर सामने आएगा, और इसी कड़ी तरह से खान के युद्ध की भयंकर शुरुआत हुई। मैदान का शुरुआती पक्ष नात्रा की तरफ था। असलियत में मर्डन सेना के सेनापति जनरल ड्रॉवर्ड अपनी आंखों के सामने हो रहे विनाश पर हैरान था। नात्रा की इस विशाल सफलता का सबसे बड़ा कारण वेन का भौगोलिक क्षेत्र का बेहतरीन इस्तेमाल था। वो खान और आसपास की पथरीली पहाड़ियां अब एक अभेद्य किले में तब्दील थीं। मर्डन की विशाल सेना के लिए आगे बढ़ने का रास्ता एकलौता एक तंग गली और तीखी ढलान से गुजरता था। इस गंजीव रास्ते के चलते उन्हें छोटी छोटी कमजोर टुकड़ियों में बंटकर हमला करने पर बुरी तरह मजबूर होना पड़ रहा था। इस खराब आकार ने मर्डन को नात्रा के चालाक रक्षकों के लिए बेहद आसान निशाना बना दिया था, जिन्होंने एक के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से शत्रुओं की हर छोटी टुकड़ी को बुरी तरह हरा दिया और जल्द ही उनकी वहां पर बिना रुके भयंकर पेटी बना दी। शातिर वेन ने पीछे से होने वाले हमले की सभी संभावनाओं का अंदाजा लगा लिया था। इस समस्या को तुरंत खत्म करने के लिए उसने पथरीली चट्टान के पास एक खतरनाक जाल बिछाया था, जिसे पार करना नामुमकिन था। मर्डन के अहंकारी सैनिक उस चट्टान को बिल्कुल पार नहीं कर पाए और बुरी तरह पैक हो गए। वेन यहां पर केवल बचाव पर नहीं रुका, उसने शत्रुओं पर पीछे से आक्रामक जवाब देने के लिए एक भयंकर काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी पहले से मैदान में अच्छी तैयार कर रखी थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने अपने सैनिकों को गुरिल्ला हमले करने का सख्त निर्देश दिया। नात्रा के सैनिकों ने छुपकर मर्डन के शिविरों में आग लगाकर उन्हें पूरी तरह खाक किया। इन अचानक रात के हमलों ने मार्डेन की सेना को अराजकता में ढकेल दिया। बार बार मिलने वाली इस शर्मनाक हार ने जनरल ड्रैविड को भयंकर गुस्से से भर दिया, जिसके कारण वेन के प्रति उसकी नफरत खतरनाक होती गई। दृश्य वेन की तरफ मुड़ता है, जो अपने कमांड टेंट के अंदर बेहद शांति और आत्मविश्वास के साथ अकेला बैठा था, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी बिना रुकावट के सटीक प्लान के अनुसार जादू दिखा रही थी। नत्रा की सेना ने मार्डेन की फौज के सामने पूरे 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक अपनी रक्षा पंक्ति बरकरार रखी। युद्ध के इस मैदान में लगातार जीतों के चलते नत्रा के सैनिकों का हौसला आसमान छू रहा था और उनकी एबिलिटी डबल बफ हो गई थी। दूसरी तरफ मार्डेन के सैनिकों का आत्मविश्वास हर गुजरने वाले दिन के साथ टूट रहा था और उनका सिस्टम धीरे धीरे हैंग होने लग गया। भाई, जब तुम्हारे कैंप में हर रात दिवाली मनाई जाए और तुम कुछ ना कर पाओ तो हैंग होना बनता है। इन सब के बावजूद वेन जानता था कि मार्डेन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, खासतौर पर इस युद्ध में बेहिसाब पैसा बहाने के बाद। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही सच साबित हुआ। अपनी सेना को इस स्थिति से निकालने के लिए जनरल ड्रैविड ने अपने विश्वासपात्र कमांडर लोगन से मिलने के लिए वेन से शांति समझौता तैयार करने तुरंत भेजा। हालांकि कमांडर लोगन का असली इरादा सच्चा समझौता करने का बिल्कुल नहीं था। उसने वेन के सामने अपनी बेतुकी शर्तें जबरदस्ती थोपने की कोशिश की और बिना शर्म के मांग की कि नत्रा तुरंत सेना को सोने की खान से पीछे हटा ले। साथ ही उसने शर्त रखी कि युद्ध के दौरान हुए सारे नुकसान का पूरा हर्जाना नत्रा को खुद अपने खजाने से उठाना पड़ेगा। भाई, ये कैसा ओवर स्मार्ट लॉजिक है? मार भी तुम खाओ और हॉस्पिटल का बिल भी अगले को थमा दो। स्वाभाविक रूप से वेन ने इस बेकार और अपमानजनक प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। वो दुश्मन के दबाव से बिल्कुल डरता नहीं था और बातचीत के दौरान उसने चेहरे पर वही शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान बनाए रखी जो किसी ओवरपावर्ड लीडर की पहचान होती है और सभी को कंफ्यूज करती है। लेकिन जैसे ही अहंकारी लोगन निकलने की तैयारी कर रहा था, उसने हदों को पार करते हुए निनिम रिलाई के वंश को लेकर एक बेहद गंदा शब्द कहा। उसने निनिम को गुलामों की वंशज कहकर पुकारा और घमंड से दावा किया कि वेन जैसे ऊंचे राजकुमार को उस जैसी नीच लड़की को आसपास नहीं रखना चाहिए। इस पल के लिए वेन के शांत चेहरे पर भयंकर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा और आंखों में खतरनाक आग दिखाई दी। फिर भी उसने किसी तरह क्रोध पर नियंत्रण का लिया और आपे से बाहर नहीं हुआ। अपनी झूठी मुस्कान को बरकरार रखते हुए उसने लोगन को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित लौटने दिया। भाई, इस सीन में उसका प्लॉट आर्मर उसे मेंटली काफी तगड़ा सपोर्ट दे रहा था, वरना ऐसी जलील बात सुनकर तो कोई भी आम इंसान दुश्मन की सीधे पेटी बना देता और उसे वहीं हमेशा के लिए पैक कर देता। इस घटना के बाद दृश्य वापस जनरल ड्रैविड के कमांड टेंट की तरफ मुड़ता है। पूरे 3 हफ्तों तक चलने वाले इस युद्ध के बाद ड्रैविड के सब्र का बांध टूट चुका था। परिणाम स्वरूप उसने इस अराजकता को खत्म करने के मकसद से अपनी विशाल सेना को सोने की खान पर एक आखिरी भयंकर आक्रमण करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि ये निश्चायक हमला नत्रा की रक्षा दीवारों को तोड़ देगा और एक झटके में खान पर कब्जा वापस दिला देगा।
अचानक एक अनजान सैनिक ड्रेविड के टेंट में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में कमांडर लोगन था। ड्रेविड के होश उड़ गए जब उसने सैनिक को लोगन का कटा हुआ सिर मेज पर फेंकते देखा। अगले ही पल उस रहस्यमयी सैनिक ने बेहिसाब फुर्ती दिखाते हुए ड्रेविड के खड़े सभी अंगरक्षकों पर जानलेवा हमला किया। कुछ ही सेकंड्स में उसने सभी गार्ड्स का परमानेंट टिकट काट दिया और वहां अकेला ड्रेविड बचा। जनरल ड्रेविड पूरी तरह सदमे में था और आंखें फाड़ कर देख रहा था जब उस सैनिक ने धीरे से अपना हेलमेट उतारा। उस आर्मर के पीछे छुपा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि खुद शातिर राजकुमार वेन सेलेमा अर्बलेस था। ड्रेविड इस खुलासे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि मार्डेन की सुरक्षा में चूक का फायदा उठाएगा और सीधे कमांड सेंटर के अंदर इस तरह घुस जाएगा। आखिरकार मार्डेन की सेना ने खान से आने वाले हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिससे आक्रमण असंभव लग रहा था। लेकिन चालाक वेन ने पहाड़ के किनारे से एक खुफिया रास्ता पहले खोज निकाला था। उसने एक पुरानी छोड़ी हुई माइनिंग टनल का बेहतरीन इस्तेमाल किया था, जो भूमिगत रास्ते की तरह काम आती थी, जिसकी मदद से वो बिना दुश्मन की नजरों में आए सीधे ड्रेविड के मुख्यालय तक आसानी से पहुंच गया था। इसके बाद वेन ने बिना रहम दिखाए तुरंत ड्रेविड की पेटी बना दी और उसे बताया कि पिछले दिन उसके आदमियों ने निनिंग का घोर अपमान किया था। उसने साफ कर दिया कि जो कोई भी निनिम का अपमान करेगा वो उसका सिस्टम हमेशा के लिए हैंग कर देगा। इस तरह वेन ने इस भयंकर युद्ध में शानदार जीत हासिल कर ली। उसी शाम सोने की खान बचाने की खुशी में नत्रा साम्राज्य के आलिशान शाही महल के अंदर एक बेहद शानदार दावत का आयोजन किया गया। साम्राज्य के अधिकारी और सेनापति एक के बाद एक आगे आए और वेन की रणनीतियों के लिए दिल से प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद निनेम उसके पास आई और अकेले में एक जरूरी बातचीत करने का अनुरोध किया। उसने खबर दी कि मार्डेन की राजधानी पर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है और मार्डेन के राजा को भी तुरंत पैक कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही वेन ने निराशा में अपना सिर नीचे झुका लिया। दूसरी बार सोने की खान वापस मार्डेन को बेचकर भारी मुनाफा कमाने का उसका प्लान फेल हो गया। हालांकि जल्द ही निनिम ने खुशी की खबर दी। उसने मजदूर की रिपोर्ट पेश की जिसमें खान की गहराई में सोने की नई नस मिलने की पुष्टि की गई थी। ये शानदार खोज नुकसान की भरपाई कर सकती थी और आर्थिक स्थिति को नया बफ दे सकती थी। रात में नींद में वेन को अजीब सपना आया। वो निनिम और पुराने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था। वहां आने वाली पहली शख्स सुनहरी बालों वाली लोवल मीना अर्थवर्ल्ड थी, जिसे लोबा बुलाया जाता था। उसे परेशानी खड़ी करने और बिना सोचे समझे काम करने का शौक था। दोस्तों को मुसीबतों में घसीट लेती थी। कई बार वो गैर कानूनी स्मगलिंग में दस्तक देती और क्रिमिनल गैंग से भिड़ जाती। वेन ने उसे एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार सख्ती से समझाया था कि वो इस तरह का लापरवाह व्यवहार करना तुरंत बंद करे, वरना ऐसी हरकतों से किसी दिन उसका टिकट कट सकता है। लेकिन लोवा जिद करती थी कि वो अपनी रेकलेस आदत कभी नहीं बदलेगी। अंततः इस थका देने वाले सपने से वेन की आंखें अचानक ऑफिस में खुली और वो होश में आया। उसने निनिम को तुरंत अपने इस अजीब सपने के बारे में विस्तार से बताया। दोनों आपस में बात करने लगे कि उनके पुराने दोस्त अब कहाँ होंगे। ठीक उसी दिन वे नाट्रा साम्राज्य में एक खास मेहमान, एक शाही राजकुमारी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विशाल एम्पायर अपनी अस्थिर आंतरिक स्थिति के चलते नए गठबंधन बनाने के लिए बेहद आतुर था, खासतौर पर जब से सम्राट हमेशा के लिए यहाँ पैक हुए। खाली सिंहासन के लिए उत्तराधिकार का भयंकर संघर्ष तेज हो गया था। लेकिन उसी वक्त निनिम की तेज नजरों ने एक बेहद अजीब बात पर गौर किया। आने वाला मेहमान इंपीरियल साम्राज्य का कोई राजकुमार नहीं था, जैसी कि लगभग सभी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। इसके बजाय नाट्रा की जमीन पर कदम रखने वाली मेहमान खुद इंपीरियल राजकुमारी थी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी 12 शाही प्रतिनिधियों के साथ नाट्रा के आलीशान महल में दाखिल हुई। वेन, फलाने और निनिम ने भव्य समारोह में उसका शानदार स्वागत किया। वेन ने गर्मजोशी के साथ उस रहस्यमय राजकुमारी का आदर किया। उस राजकुमारी का चेहरा एक काले कपड़े के पीछे पूरी तरह छुपा था। तभी इंपीरियल सलाहकार ने आगमन का मुख्य उद्देश्य वहां खड़े लोगों के सामने घोषित किया। उन्होंने बताया कि एम्पायर शाही राजकुमारी और वेन के बीच विवाह का भारी प्रस्ताव रखना चाहता है। यह ऐलान सुनते ही वहां खड़े वेन, फलाने और निनिम दंग रह गए। उनका पूरा सिस्टम एक सेकंड के लिए हैंग हो गया। इससे पहले कि वेन जवाब देता, राजकुमारी ने काला कपड़ा हटा दिया। सबकी आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि वो राजकुमारी असल में वही पुरानी दोस्त लोविल मीना अर्थवर्ल्ड थी। भाई, सच में ये कैसा गजब का प्लॉट ट्विस्ट है। जो लड़की कल तक एक आम भोली भाली छोरी होने का दबा के दावा करती थी, वो आज सीधे सबसे ताकतवर साम्राज्य की राजकुमारी बनकर सामने आई है। इसे कहते हैं एनिमे का अल्टीमेट प्लॉट आर्मर और भयंकर बफ मिलना।
इसके बाद दृश्य वेन के ऑफिस मुड़ता है। वो वहां भयंकर उलझन और गहरे शक में अकेला बैठा था। वो लगातार सोच रहा था कि ये शादी का प्रस्ताव आखिर किसी खतरनाक जाल का हिस्सा तो नहीं। उसके लिए मानना बेहद मुश्किल था कि लोवा एक शाही राजकुमारी थी। सालों पहले अकेडमी में उसने वेन को विश्वास दिलाया था कि वो सिर्फ एक छोटे से गांव की साधारण कुलीन बेटी है। इस गंदे झूठ के चलते वेन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस विवाह प्रस्ताव पर वो आखिर क्या प्रतिक्रिया दे। लोवा की इम्पल्सिव पर्सनैलिटी और हमेशा अराजकता फैलाने के शौक ने वेन को गहरा यकीन दिला दिया कि वो इस औपचारिक यात्रा के पीछे जरूर कोई दूसरा भयंकर मकसद छुपा रही है। शाम को वेन और लोवा ने आलीशान डिनर किया। असली इरादों को निकलवाने के लिए वेन ने चालाकी से सीधे उससे यहां पूछा। उसने पूछा कि आखिर वो नाट्रा क्यों आई है। लोवा ने मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया कि मॉडर्न साम्राज्य के खिलाफ वेन की शानदार जीत के कारण उसे उसमें आकर्षण महसूस होने लगा है। ये झूठा जवाब सुनकर वेन का शक और बढ़ गया। भाई, एनीमे का उसूल है, पुरानी दोस्त अचानक अगर इतनी मीठी बातें करे तो समझ जाओ वो तुम्हारी पेटी बनवाने आई है। वेन को तुरंत एहसास हो गया कि वो भीड़ के सामने खुलेआम असली इरादे नहीं बताएगी, इसलिए उसने बात बदली और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वो उसे सर्दी के कपड़े जरूर देगा। कुछ देर बाद शाही महल के गार्ड्स लोवा के आलीशान कमरे में 2 बेहद बड़े और भारी बक्से लेकर दाखिल हुए, लेकिन उन बक्सों में सर्दी के कपड़े या कोई उपहार नहीं थे, बल्कि खुद शातिर वेन और निनिम उनके अंदर छुपे थे। भाई, क्या इन्फिल्ट्रेशन एबिलिटी दिखाई है। एक देश का महान शासक अपने ही महल में अमेज़न का पार्सल बनकर घूम रहा है। अकेले होते ही तीनों ने औपचारिक मुखौटे उतार फेंके और पुराने दोस्तों की तरह मस्ती करने लगे। लोबा ने उनसे मिलने की बेहिसाब खुशी जाहिर की। वे पुरानी यादों को वहां याद करने लगे। कुछ देर मस्ती के बाद माहौल अचानक गंभीर हो गया। लोबा ने अपने अंगरक्षक ब्रांडल को सख्त निर्देश दिया कि वो दरवाजे पर मजबूत पहरा दे ताकि कोई उनकी ये खुफिया बातचीत गलती से भी ना सुने। तब उसने नाट्रा आने का सबसे असली और भयंकर कारण उन्हें बताया। लोबा ने वेन से सीधी मदद मांगी ताकि वो अपने ही तीनों सगे भाइयों यानी इंपीरियल राजकुमारों का रास्ते से पूरी तरह से सफाया कर सके और उनका हमेशा के लिए टिकट कटवा सके। वो अकेले ही उस विशाल इंपीरियल सिंहासन पर पूरा कब्जा जमाना चाहती थी। आज ये मांग सुनते ही वेन बुरी तरह से हिचकिचाने लगा। उसे साफ लगा कि नाट्रा साम्राज्य के पास इतनी शक्ति बिल्कुल नहीं है कि वो उतने विशाल इंपीरियल एम्पायर को सीधे चुनौती दे सके। लोबा ने उसकी इस सटीक बात से पूरी सहमति जताई, पर उसने गहराई से समझाया कि तीनों राजकुमारों की जानलेवा दुश्मनी के चलते एम्पायर अंदर से बुरी तरह टूट चुका है और आंतरिक स्थिति बेहद अस्थिर हो चुकी है। आज इस आंतरिक अस्थिरता ने नाट्रा जैसे छोटे राज्य के लिए अवसर पैदा किया है। वो भाइयों के शासन में देश को बर्बाद होते देख थक गई, इसीलिए उसने उत्तराधिकार के इस भयंकर संघर्ष में खुद कूदने का दृढ़ निश्चय किया है। परंतु लगभग सभी लोग उसे एक महिला होने के नाते इस पद के लिए बिल्कुल अयोग्य मानते थे, इसलिए उसे मजबूरी में इंपीरियल सीमाओं के बाहर अपना समर्थन मांगना पड़ा और उसकी तेज नजरों में वेन और निनिम से बेहतर गठबंधन साथी कोई और नहीं थे यहाँ। फिर वो जोर से हंसी और उसने पूछा कि क्या उसका ये अजीब प्लान रोमांचक है। ये देखकर साफ था कि लोमा का वो रेकलेस स्वभाव अकेडमी के दिनों से लेकर आज तक बिल्कुल नहीं बदला था। वेन ने सच में माना कि उसका प्रस्ताव दिलचस्प था, पर अब वो एक शासक था। वो इस भयंकर संघर्ष में कूदकर नाट्रा के भविष्य को दांव पर नहीं रख सकता था। अगर वो ऐसी भूल करता तो उसका छोटा सा राज्य सीधे इंपीरियल का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता। आखिरकार वेन और निनिम ने शांति से लोवा से विदा ही और उसके कमरे से तुरंत बाहर आ गए। फिर भी ये साफ था कि लोवा के पास उसे मनाने के नए प्लान्स बाकी थे। थोड़ी देर बाद फलानिया का निजी अंगरक्षक नानाकी वेन और निनिम से मिलने आया। उसने निनिम से अनुरोध किया कि वो जल्दी जाकर फलानिया से अकेले में बात करे। वेन के विवाह प्रस्ताव के बाद से मासूम फलानिया का व्यवहार अजीब और परेशान था। जब निनिम ने फलानिया से खुली बातचीत की तो देखा कि बेचारी राजकुमारी सदमे और चिंता में डूबी थी। फलानिया ने आंसुओं के साथ स्वीकार किया कि जब से वेन ने नाट्रा चलाने का बोझ उठाया था, तब से वो भयंकर अकेलापन और डर महसूस करने लगी थी। अब इस शादी की खतरनाक संभावना ने उसकी इन अकेली भावनाओं को और मजबूत कर दिया था। निनिम ने मासूम लड़की को विश्वास दिलाया कि उसका भाई वेन हमेशा उससे बेहिसाब मोहब्बत करेगा, चाहे वो इंपीरियल की किसी लड़की से शादी रचाए या नहीं। अपनी बहन के प्रति वेन का सच्चा प्यार कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी की सबसे खास व्यक्ति थी। ये शब्द सुनकर फलाना के घबराए दिल को भारी राहत मिली। हालांकि एक पल बाद फलाना ने निनिम की आंखों में देखकर पूछा कि वो वेन की शादी के बारे में क्या सोचती थी। उसने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि उसने हमेशा माना था कि वेन के लिए सबसे बेहतरीन लड़की खुद निनिम थी। अंत में फलाना ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो चुपचाप आशा करती थी कि एक दिन भाई और निनिम की शादी आपस में हो जाए। दूसरी तरफ निनिम ने खुद को कभी इस शाही पद के लायक नहीं समझा था। वह आज भी खुद को गुलामों की वंशज मानती थी और इस नियम के कारण खुद को राजकुमार के बगल में खड़े होने के लिए अयोग्य समझती थी। फिर भी शादी के बिना भी वह वेन के साथ हमेशा चलने में खुशी महसूस करती थी। उसने खुद को राजकुमार के दिल का खास हिस्सा बताया, जो खतरे में उसकी रक्षा करती थी और बदले में उससे सुरक्षा पाती थी।
दोस्तों, ये एनिमे का क्लासिक फ्रेंड जोन प्लॉट आर्मर है, जहां लड़की शादी के नाम पर अपना सिस्टम हैंग कर लेगी। फलन्या इस गहरी बात का मतलब नहीं समझ पाई और उलझन में पड़ गई। विषय बदलने के लिए निनिम ने फलन्या के गिरते एकेडमिक परफॉर्मेंस पर निशाना साधा और उसे वेन के साथ पढ़ाई करने का सुझाव दिया। फलन्या ने ये सुझाव तुरंत मान लिया। उसी शाम लोवा मिना, जिसे सब लोवा बुलाते थे, निनिम और ब्रैंडॉल ने पुरानी यादों पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान ब्रैंडॉल ने बीते दिनों की कहानी के बारे में सवाल पूछा। सच बाहर आया कि एंट गॉडुल के राजकुमार जेराल्ट ने लोवा का लगातार पीछा पड़कर नाक में दम कर दिया था। आज तक वह आशिक राजकुमार उसे प्रेम पत्र और उपहार भेजता रहता था। भाई, जेराल्ट का डेडिकेशन देखकर लगता है इसने अपनी पूरी एबिलिटी एक लड़की के पीछे वेस्ट कर दी है। लोवा चुपचाप उम्मीद कर रही थी कि वेन के साथ शादी की खबर आखिरकार उस चिपकू राजकुमार जेराल्ट को विश्वास दिला देगी और वह पीछा छोड़ देगा। दूसरी तरफ वेन फलन्या की पढ़ाई में मदद कर रहा था और दोनों ने मिलकर एंट गॉडल का इतिहास पढ़ना शुरू किया। वेन ने समझाया कि एंट गॉडल अपने चालाक राजा के लिए मशहूर था, जिसे सबसे बड़ा चापलूस माना जाता था। ये टाइटल उसे तब मिला जब छोटे राज्यों ने मिलकर गठबंधन बनाया था, ताकि वे एम्पायर का मुकाबला कर सकें जो सबकी पेटी बना रहा था। हालांकि एंट गॉडल अकेला डरपोक देश निकला, जिसने लड़ने के बजाय एम्पायर के सामने घुटने टेक दिए। इस धोखेबाजी के कारण एम्पायर ने बचे हुए राज्यों पर हमला करके उन्हें तबाह किया। अंत में एम्पायर ने हर राजा का टिकट काटकर पैक कर दिया, जबकि एंट गॉडल के धोखेबाज राजा को कुर्सी बचाने दी और मार्क्वीस का टाइटल दिया। वेन ने फलन्या को समझाया कि एंट गॉडल का वर्तमान राजकुमार जेराल्ड अपने धोखेबाज पिता जैसा था। वह घमंडी, सस्ते चरित्र वाला, तानाशाह और सैन्य शक्ति में वीक था। अचानक एक सैनिक वहां पहुंचा और उसने वेन को खबर दी कि गैर कानूनी हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। ये सारे हथियार नए मॉडल के थे और इनका निर्माण नाट्रा की फैक्ट्री में नहीं हुआ था। उसी पल वेन का दिमाग दौड़ने लगा और उसे शक हुआ कि इस मामले का कनेक्शन लोवा के खतरनाक प्लान से हो सकता है। दूसरी जगह कमरे में लोवा गहरी नींद में सो रही थी और एकेडमी के दिनों को याद कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि वेन ही वह अकेला शख्स है जो उसकी परेशानियों को समझने की एबिलिटी रखता है। भले ही वेन को नहीं पता था कि वह लड़की राजकुमारी थी। वह जानता था कि लोवा ऐसी लड़की है जिसे बड़े कारनामे करना पसंद था, लेकिन उसके परिवार वाले हमेशा उसे रोकते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह एक महिला थी। भाई, यहाँ सोसाइटी का पुराना सिस्टम दिखाया है जहां जेंडर देखकर लोगों की पेटी बना दी जाती है। लोवा इस घटिया सच्चाई से थक चुकी थी। वेन ने उसे सलाह दी थी कि अगर वह इस नकारात्मक सोच का मुकाबला करना चाहती है तो उसे समाज में बसी पुरानी आदत और विचारों को बदलना होगा। तब जाकर वह अपने परिवार और आम लोगों का नजरिया बदल पाएगी। लोवा ने यह सलाह याद करते हुए सपने में मुस्कान दी। उसने अकेडमी में वेन से वादा मांगा था कि अगर वह भविष्य में लड़ाई लड़ने का निश्चय करे तो वह उसकी मदद करेगा। वेन ने उस वक्त हिचकिचाते हुए सहमति जता दी थी। अगले दिन जब लोवा नींद में थी, ब्रैंडॉल ने उसे जगाया और खबर दी कि वेन ने टी पार्टी पर आने का निमंत्रण भेजा है। लोवा का प्लॉट आर्मर और शातिर सोच ने उसे चेतावनी दी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वेन लोगों को बेकार बातें करने के लिए टी पार्टी पर नहीं बुलाता। उसे अनुमान था कि वेन उससे गंभीर मामले में पूछताछ करना चाहता है, लेकिन उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बगीचे में टी पार्टी के दौरान लोवा ने वेन से कहा कि वह वापस एम्पायर लौटने का इरादा बना चुकी है, क्योंकि वह उसे इंपीरियल सिंहासन पर कब्जा करने के प्लान में मनाने में फेल हो चुकी है। लेकिन वेन ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसने लोवा के असली इरादों को डिकोड कर लिया था। वेन ने अपने ओवरपावर्ड दिमाग से समझाया कि तीनों शाही राजकुमारों के बीच चलने वाला युद्ध इंपीरियल शासन के अधीन राज्यों में बगावत और विद्रोह को जन्म देगा। उसे समझ आ गया था कि लोवा का नाइट्रा आने का मुख्य उद्देश्य उन आने वाले विद्रोहों को शुरू होने से पहले रोकना था। उसने ये निष्कर्ष तब निकाला जब उसने गैर कानूनी हथियारों को एनालाइज किया। लोवा ने पश्चिम से हथियार खरीदे और बगावत से निपटने के लिए इस क्षेत्र भेजे थे। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि जिस देश ने हथियार बेचे, उसने बराबर मात्रा एम्पायर के तीनों राजकुमारों को बांट दी, जिससे उनकी ताकत का बैलेंस बराबर हो गया। इसका सीधा मतलब था कि उनके बीच सत्ता का युद्ध लंबे समय चलेगा, जो एम्पायर के कंट्रोल वाले दूसरे राज्यों को आजादी घोषित करने और बगावत करने का मौका देगा। भाई, हथियार बेचने वाले का बिजनेस बेस्ट है। भाइयों को बफ दो और लड़ने दो। शातिर वेन को समझ आ गया था कि लोवा ने स्थिति से पहले अपने तीनों अहंकारी राजकुमारों को बगावत के खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की होगी, लेकिन उन घमंडी राजकुमारों ने उसकी बातों को कचड़े में डाल दिया, क्योंकि लोवा का स्टेटस गिरा हुआ था और वह परिवार की सबसे छोटी बच्ची थी। इसी अपमान के चलते उसने सिंहासन के संघर्ष में कूदने का फैसला किया, ताकि वह भाइयों को गलत साबित करे।
वेन ने ढूंढ निकाला कि बगावत करने की सबसे ज्यादा संभावना एंट गॉडुल की थी। इसीलिए लोवा द्वारा नैट्रा को रुकने की जगह चुनने का सबसे बड़ा कारण इसकी एंट गॉडुल की जमीनों के बिल्कुल करीब होने की स्थिति थी। वेन के इस बारीक एनालिसिस को सुनकर लोवा दंग रह गई और उसका सिस्टम हैंग हो गया। आखिरकार कम सबूतों के बावजूद वेन ने उसके शातिर दिमाग की खिचड़ी और असली इरादों को डिटेल में खोलकर रख दिया। लोवा ने सच्चाई को इनकार नहीं किया। उसने जोड़ा कि उसका असली इरादा चारे के रूप में काम करना था जो आने वाली घटनाओं को आग लगाएगा। अगर विद्रोही राज्य ने उसे पकड़ने का प्लान सफल किया तो उन्हें तीनों शाही राजकुमारों को हटाने और एम्पायर पर कब्जा जमाने का बहाना मिल जाएगा। उसका शातिर प्लान सिर्फ अंतगोडल साम्राज्य पर केंद्रित था, क्योंकि वहां का आशिक राजकुमार जेराल्ट उसके प्यार में अंधा हो चुका था। उसे यकीन था कि अगर उसने वेन और उसकी सगाई की खबर सुनी तो वह गुस्से में नाथरा पर भयंकर हमला करने के लिए दौड़ पड़ेगा। तब वेन को मजबूर होकर उसका सामना करना पड़ेगा, चाहे वो चाहे या नहीं। लेकिन वेन ने मुस्कुराते हुए खुलासा किया कि वह पहले ही अंतगोडुल को शांति पत्र भेज चुका है, जिसमें बताया गया है कि शाही राजकुमारी नाथरा से होकर गुजरेगी। उसने ऐसा दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध भड़कने से रोकने के लिए किया था। उसने समझाया कि उसने लोवा को विद्रोह रोकने का दूसरा रास्ता ढूंढने की छूट दी थी, क्योंकि उसकी अंतगोडुल से उस तरह लड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी जैसा लोवा ने प्लान बनाया था। लोवा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि अंतगोडुल जल्द ही उसकी वजह से नाथरा पर आक्रमण कर सकता है। ठीक उसी वक्त निनिम घबराहट भरे चेहरे के साथ आई और वेन को बताया कि राजकुमार जेराल्ट महल में पधार चुका है और उससे मिलना चाहता है। वेन तुरंत निनिम के साथ जेराल्ट का स्वागत करने गया, जो खुद लोवा को देखने आया था। ऐसा लग रहा था कि उसने वेन का पत्र पढ़ लिया था, लेकिन उसमें देश पहुंचने का सब्र नहीं था। भाई जेराल्ट की स्पीड देख के लगता है इसने डायरेक्ट फास्ट ट्रैवल एबिलिटी अनलॉक कर ली थी। जेराल्ट ने ऐलान किया कि वह लोवा से तुरंत मिलना चाहता है, लेकिन वेन ने उसे आराम करने को कहा। वह चाहता था कि स्वागत की तैयारी पूरी होने तक वह रुका रहे। फिर वेन ने उसे बताया कि वह रात में शाही दावत रखेगा, जहां वो उसे लोवा से मिलाएगा। अहंकारी जेराल्ट ने आत्मविश्वास से इसे स्वीकार किया। हालांकि वेन अचानक परेशान और चक्कर आने जैसी स्थिति में महसूस करने लगा, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जेराल्ट खुद चलकर उसके साम्राज्य में आ टपकेगा। निनिम भी उस लड़के के अहंकार और सम्मान की कमी देखकर चिढ़ चुकी थी। वेन ने निनिम को शांत होने को कहा, इसलिए वह बगल में बैठकर संयम पाने की कोशिश करने लगी। उसे यकीन था कि लोवा जानबूझकर नाथरा और अंतगोडुल के बीच विवाद भड़काना चाहती थी, पर उसे वेन पर विश्वास था कि वह अपनी एबिलिटी से ऐसा होने नहीं देगा। असल में वेन लोवा और जेराल्ड को एक साथ लाने के बारे में सोच रहा था और जरूरत पड़ने पर उन्हें शादी की तरफ ढकेलने का सटीक प्लान बना रहा था। अगर लोवा अंतगोडुल के राजकुमार जेराल्ड की पत्नी बन गई तो वह उस पर प्रभाव डाल सकेगी। वह उसे अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मना सकेगी और इस क्रांति को रोक पाएगी। जहां तक लोवा की बात थी, वह इस शाही दावत के पीछे वेन के असली इरादों को समझ चुकी थी, लेकिन उसका इस जाल में फंसने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह लड़की पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वेन अंततः अंतगोडुल साम्राज्य के खिलाफ उसके प्लान में जरूर शामिल हो जाएगा। फिर आखिरकार वह शाही दावत शुरू हुई। वेन ने सबके सामने जेराल्ड की बेहिसाब झूठी तारीफ की, जबकि वहां कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उस तारीफ के बाद वेन ने सुझाव दिया कि जेराल्ड और लोवा औपचारिक रूप से अपनी सगाई की घोषणा कर दे। जेराल्ड उस तारीफ की वजह से गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन लोवा ने उत्तर दिया कि वह सगाई की घोषणा करने पर तभी विचार करेगी अगर वेन उसके साथ एम्पायर चलने के लिए राजी होगा। ये साफ था कि वह जिद्दी लड़की अभी भी उसे अपने राजनीतिक संघर्ष में घसीटने की कोशिश कर रही थी। बातचीत के दौरान जेराल्ड ने वेन और लोवा के बीच की गहराई को नोटिस किया, इसलिए उसने उनके रिश्ते की सच्चाई के बारे में सवाल पूछा। वेन ने विनम्रता से समझाया कि लोवा सैन्य अकेडमी में उसकी सहपाठी रह चुकी थी। जब जेराल्ड ने यह सुना तो उसने वहां वेन के लेवल के बारे में पूछा। वेन ने उत्तर दिया कि उसने अपना अधिकतर समय तलवारबाजी सीखने में बिताया था, लेकिन अहंकारी जेराल्ड बहुत शराब पी चुका था। उसने घमंड में वेन को तलवार युद्ध के लिए ललकारा, क्योंकि वह लोवा के सामने अपनी एबिलिटी दिखाना चाहता था। भाई, सस्ती शराब पीकर ओवरपावर्ड हीरो को ललकारना इसका सबसे बड़ा प्लॉट होल था। असलियत में वेन को हारने का डर नहीं था, उसे विपरीत चीज की चिंता सता रही थी। वह जेराल्ड को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था या अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं करना चाहता था। मुकाबला शुरू हुआ और वेन ने प्लान किया कि यह बराबरी पर खत्म हो। वह कमजोर नहीं दिखना चाहता था, पर चाहता था कि जेराल्ड कुशल योद्धा दिखे ताकि सगाई आराम से आगे बढ़े। शुरू में सब प्लान के अनुसार चला, लेकिन आखिरी पल में जेराल्ड का पैर फिसला और वह गिर गया, जिससे लगा वेन जीता। वेन घबरा गया और बराबरी की कोशिश में तलवार फेंक दी, लेकिन जेराल्ड खड़ा हुआ और हमला किया। अगर प्रहार लगा तो जेराल्ड कायर दिखता,
इसलिए वेन को उसकी इज्जत बचाने के लिए नाटक करना पड़ा कि वह गलती से बच रहा था। हालांकि जेराल्ड आगे बढ़ता रहा जब तक वह बालकनी के दरवाजे को तोड़कर नीचे नहीं गिर गया। भाई, इसे कहते हैं अपना ही सिस्टम हैंग कर लेना। राइटर ने लॉजिक ही बालकनी से कूदा दिया। हर कोई सदमे में बालकनी की तरफ दौड़ा और निनिम भी हाल देखने नीचे कूद गई। लेकिन सच्चाई भयानक थी। जेराल्ड की पेटी बन चुकी थी और उसका टिकट कट चुका था। ये खबर अंतगोडुल के राजा ग्रनाश तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जेराल्ड के अंगरक्षकों को नात्रा में बंदी बना लिया गया था। राजा ग्रनाश ने निष्कर्ष निकाला कि उसके बेटे को जानबूझकर पैक किया गया था। उसने शक किया कि वेन और लोवा उसकी विदाई में शामिल थे। इस दौरान वेन और निनिम घबराहट में थे क्योंकि जेराल्ड की बेवकूफी से उनके सटीक प्लान्स तस-नहस हो चुके थे। भाई, जेराल्ड की अकल घुटनों में थी। खुद पैक हुआ और हीरो का पूरा सिस्टम हैंग कर गया। नाट्रा और अंतगोडल के बीच भयंकर युद्ध करीब था। उसके बाद लोवा आई और घोषणा की कि उसने इंपीरियल सिंहासन का मुकाबला छोड़ दिया है। वह विद्रोह रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने वेन से मदद मांगी। वेन ने भयंकर निराशा में आकर सहमति दे दी। दोनों ने अंतगोडल से निपटने के लिए शातिर प्लान बनाया। वेन जानता था कि उसकी सेना युद्ध के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने रणनीति बनाई जिससे वह युद्ध के बिना ही अंतगोडल का सामना करेगा और उन्हें विद्रोह की साजिश स्वीकार करने पर मजबूर करेगा। कई दिनों बाद वेन अपने 4 गार्ड्स के साथ अंतगोडल महल में पधारा। वह जेरोल्ट का पैक हुआ शरीर लाया था। राजा ग्रनाश हैरान था और बेटे के सदमे में था। वेन ने अकेले में बात करने का अनुरोध किया। वहां उसने खुलासा किया कि लोवा को इंपीरियल के खिलाफ विद्रोह के प्लान की जानकारी थी। जब ग्रनाश ने यह खबर सुनी तो वह डर से कांप उठा। भाई, राजा का प्लॉट आर्मर एक पल में टूट गया। वेन बोला कि जेरोल्ट की पेटी बन चुकी है, चिंता की आवश्यकता नहीं। ग्रनाश कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए वेन ने चालाक प्लान समझाया। वह जेरोल्ट को बलि का बकरा बनाना चाहता था। ग्रनाश घोषणा करेगा कि जेरोल्ट गद्दार था जो सिंहासन पर कब्जा चाहता था और उसने एम्पायर के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। जेरोल्ट की प्रतिष्ठा देखते हुए इस पर यकीन करना आसान होगा। वेन ने जोड़ा कि अगर ग्रनाश राजी होकर सबूत सौंप देता है तो लोवा कठोर सजा के बजाय आमदनी छीनकर संतुष्ट होगी। लोवा को जाकर ग्रनाश से माफी मांगनी होगी जो नाट्रा में थी। अंत में टूट चुका ग्रनाश प्लान स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया। भाई, बॉस लेवल नेगोशिएशन राजा का सिस्टम हमेशा के लिए हैंग कर दिया। उसके बाद वेन गार्ड्स के साथ आराम के लिए शांत जगह ढूंढ रहा था। अचानक शांति छा गई और वेन ने महसूस किया कि कुछ अप्राकृतिक हो रहा था। ठीक वैसा ही उन पर खतरनाक एम्बुश हुआ जिसने उन्हें लड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शातिर वेन को एहसास हुआ कि यह आक्रमण एक जाल था। उसने पीछे से आने वाले सरप्राइज हमले को चकमा दे दिया। जिसने हमला किया वह भाला लिए अनजान आदमी था और शांत दिख रहा था जब उसने वेन के पैरों को निशाना बनाया। वेन ने उससे साफ कहा कि वह जानता है कि आक्रमणकारी पश्चिम से आए स्पाइस थे, न कि ग्रनाश के लोग। ये सच सुनकर आदमी चौंक गया, लेकिन उसने बिना रुके वेन पर लगातार हमला जारी रखा। फिर भी वेन ने एबिलिटी दिखाते हुए प्रहारों को चकमा दे दिया। भाई, एजिलिटी बफ अलग लेवल पर है। उसने बताया कि पश्चिम ने विद्रोह भड़काया और ग्रनाश को शामिल किया। पश्चिम ग्रनाश की पेटी बनाना और विद्रोह के सबूत मिटाना चाहता था। वेन ने विश्वस्त लोगों को महल में उसे बचाने भेज रखा था। दृश्य में जेरोल्ट की खबर ग्रनाश तक पहुंचाने वाली फलन्या की अंगरक्षका नना की थी। वेन ने उसे ग्रनाश को बचाने और सबूतों की रक्षा करने का आदेश दिया था। जैसा उम्मीद थी, सब वेन की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। पश्चिमी स्पाइस प्रकट हुए और कमरे में सबूत ढूंढने लगे। ननाकी ने जाल बिछा रखा था और आसानी से सबकी पेटी बना दी। भाई, ननाकी की ओवरपावर्ड एबिलिटी से लगता है राइटर ने सारे पॉइंट्स वहीं इन्वेस्ट कर दिए। हम दोबारा वेन की तरफ लौटते हैं। जब भाला चलाने वाले को एहसास हुआ कि साजिश फेल हुई है तो वह वेन को पैक करने के लिए आप ऐसे बाहर हो गया। लेकिन वेन प्लानिंग में मास्टर और कॉम्बैट में ओवरपावर्ड योद्धा था। उसने आस्तीन में छिपा हथियार निकाला और पूरी ताकत से आदमी की तरफ फेंका। ये जहरीला हथियार है, ऐसा झूठ सुनते ही आक्रमणकारी का सिस्टम थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया और उसे चकमा देना पड़ा। बिजली की चमक की तरह वेन उसकी तरफ दौड़ा और अपनी तलवार से उसकी बांह काट दी। जब बचे हुए पश्चिमी स्पाइस बुरी तरह घिर गए और समझ गए कि जीत नहीं सकते तो वे भाग खड़े हुए। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। वेन को अचानक घोड़ों की आवाजें सुनाई दी और वे घोड़े ग्रनाश और उसके गार्ड्स के थे। वेन के गार्ड्स ने कहा कि ग्रनाश ने समझौता तोड़ दिया है। वेन ने शांति से उत्तर दिया कि बैकअप प्लान वहां से भागना था, लेकिन वेन ने उनके लिए ट्रिक्स तैयार रखी थीं। भाई, इस हीरो का दिमाग सुपर कंप्यूटर है, नया चीट कोड लगाकर बैठा रहता है। उसका बच निकलना सिर्फ पीछे हटना नहीं था। उसने सीमा पर सैकड़ों मजबूत नाट्रा सैनिकों को पहले से तैयार रखा था ताकि ग्रनाश अचानक उनसे टकरा जाए, घबराहट का शिकार हो जाए और उलझन में गिर जाए। दृश्य बदलता है और वेन, लोवा और निनिम इस घटना पर लंबी चर्चा कर रहे थे। वेन ने इन परिणामों की सटीक भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी।
उसने बताया कि ग्रनाश के साथ समझौते के सफल होने की संभावना 50% थी। अगर ग्रनाश उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह तेजी से आगे बढ़ने के लिए साथ थोड़े सैनिक लाता। उस स्थिति में वेन आसानी से उस राजा और गार्ड्स का सामना करके उन्हें मैदान में हरा सकता था। उसे हजारों सैनिकों को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वेन ने प्लान का दूसरा भयंकर हिस्सा जोड़ा, जिसमें लोवा और उसकी शक्तिशाली इंपीरियल सेना का शामिल होना शामिल था। जिसके परिणाम स्वरूप जब ग्रनाश ने अपने ठीक सामने उस विशाल इंपीरियल सेना को खड़ा देखा तो उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसका सिस्टम बुरी तरह हैंग हो गया, जिससे वह आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सका। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और शाही राजकुमारी लोवा, वेन और शाही इंपीरियल गवर्नर के सामने पेश होने लाया गया। अंत में हम देखते हैं कि ग्रनाश, जो कभी डरता नहीं था, अब उस आलीशान कमरे में लोवा, वेन और शाही इंपीरियल गवर्नर के सामने एक घबराए हुए अपराधी की तरह खड़ा था। वह आतंकित था और किसी न किसी तरह अपने लिए आगे तय की गई भयंकर सजा से बच निकलने का असंभव रास्ता ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहा था। ग्रनाश ने गुस्से में वेन से पूछा कि उसने नाट्रा की सेना को इंपीरियल जमीन पर क्यों बुलाया। उसने वेन पर गैरकानूनी हमला करने का आरोप लगाया। उसे लगा था कि वेन को इस आरोप में फंसाकर वो बच निकलेगा। भाई, ये क्या लॉजिक है? खुद की पेटी बनने वाली है और ये दूसरों पर आरोप लगा रहा है। लगता है इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका था। लेकिन इंपीरियल गवर्नर ने वेन पर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया। उसने समझाया कि इंपीरियल जमीन पर नाट्रा की मौजूदगी पूरी तरह स्वाभाविक थी, क्योंकि उन्हें इंपीरियल सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने बुलाया गया था। ये जवाब अहंकारी ग्रनाश के लिए अनपेक्षित था। वो शब्द नहीं बोल सका और उसका प्लॉट आर्मर टूट गया। एक बार फिर शातिर वेन ने हर आरोप की पहले से सटीक भविष्यवाणी करके अपनी बेजोड़ एबिलिटी साबित कर दी। उसने पहले ही निन्निम को नाट्रा में तैनात इंपीरियल अधिकारी से संपर्क करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास का अनुरोध भेजने का आदेश दिया था। हर दिशा से घिरे होने के बाद ग्रनाश को एहसास हुआ कि वेन ने महल आने से पहले बारीक प्लानिंग कर ली थी। अंत में उसने शर्मिंदा होकर समर्पण किया और लोवा से माफी मांगी। अगले दिन नाट्रा महल में लोवा शांत माहौल में निन्निम के साथ थी। लोवा ने ऐलान किया कि वो वापस एम्पायर लौट जाएगी और वेन के साथ सगाई का प्लान रद्द कर दिया है। उसका तर्क था कि अगर वो अकेली रहती है तो एम्पायर में आजादी से अपना राजनीतिक प्रभाव फैला सकेगी। लेकिन समझदार निन्निम इन बातों से आश्वस्त नहीं थी और उसने लोवा से वेन के प्रति असली भावनाओं पर सवाल पूछा। सवाल सुनते ही लोवा बुरी तरह घबरा गई, चेहरा लाल हो गया और जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन निन्निम उसकी चुप्पी पर विश्वास नहीं करने वाली थी। अंततः लोवा ने शर्माते हुए स्वीकार किया कि वो वेन से बेहिसाब मोहब्बत करती थी। हालांकि उसने खुलासा नहीं किया कि इस गहरी मोहब्बत के बावजूद सगाई आखिर क्यों तोड़ रही थी। इसके बाद लोवा अकेले में वेन से मिल रही थी। वो अभी भी उस शानदार रणनीति से दंग थी जिसे वेन ने ग्रनाश को धूल चटाने के लिए बनाया था। उसकी नजर में वेन आसान रास्ता चुन सकता था, जैसे ग्रनाश का अपहरण करके उसकी पेटी बनाना और कबूलनामा लेने के लिए टॉर्चर करना। लेकिन शातिर वेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि लोवा के लिए ग्रनाश से निपटने का आसान तरीका उसे पहले मानसिक रूप से तबाह करना था। लोवा को समझ आ गया कि वेन ने जो किया वो सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए था। उसे एहसास हुआ कि वेन ने इस योजना को पुराने वादे के रूप में पूरा किया जो उसने एकेडमी में किया था। अंत में लोवा नाट्रा को पीछे छोड़कर वापस एम्पायर निकल गई। वेन से सगाई तोड़ने का उसका सच्चा कारण सबके सामने साफ हो गया। वो वेन और निन्निम के बीच के अद्भुत रिश्ते की गहरी प्रशंसा करती थी। एक ओवरपावर्ड राजकुमार और गुलामों की वंशज लड़की के बीच का मजबूत बंधन दुर्लभ था। इसी कारण उसने महसूस किया कि उसे इनके रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए और खुद को एम्पायर में साबित करने का निश्चय किया। समय गुजर गया और जल्द ही वेन और निन्निम कवारिन साम्राज्य की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उन्हें वहां आयोजित स्पिरिट फेस्टिवल में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। स्पिरिट फेस्टिवल एक धार्मिक त्योहार है जो वसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। कवारिन साम्राज्य राजकुमार वेन को मेहमान बनाकर नाट्रा के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता था। लेकिन पश्चिम सफर शुरू करते वक्त वेन के चेहरे पर तनाव था। उसे डर था कि मार्डिन साम्राज्य के बचे सैनिक उसकी पेटी बनाने और टिकट काटने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसे निन्निम को काले बालों में देखना पसंद नहीं था। निन्निम ने ऐसी हरकत इसलिए की क्योंकि पश्चिम के लोग गुलामों की वंशज के खिलाफ नस्लवादी विचार रखते थे। निन्निम ने वेन को कवारिन ने मुसीबत खड़ी ना करने की चेतावनी दी और उसने शांति से बात मान ली। थोड़ी देर बाद गार्ड्स ने खबर दी कि उन्होंने नाट्रा के खनन क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये सुनकर वेन ने वहां रुकने का फैसला किया। खानों में सोने का उत्पादन बेहतरीन चल रहा था, जिससे चेहरा चमक उठा। लेकिन नाट्रा का पुराना जनरल हेगिल रिटायरमेंट ले चुका था, इसलिए वेन परेशान हुआ। खान की सुरक्षा के लिए उसकी जगह लेने वाला कोई ताकतवर इंसान नहीं था। साथ ही खुफिया रिपोर्ट्स मिली कि नाट्रा के घमंडी कुलीन मिलकर बगावत का प्लान बना रहे हैं। ठीक उसी समय लंबे लबादे पहने लोगों का संदिग्ध समूह खुफिया मीटिंग कर रहा था। वे नाट्रा के सिंहासन से वेन के परिवार को पैक करने की साजिश पर चर्चा कर रहे थे। ये साफ था कि वे लोग वेन की यात्रा और हेगिल के रिटायरमेंट का फायदा उठाकर बगावत शुरू करने का इरादा रखते हैं।
ठीक अगले दिन गद्दारों ने वेन को यात्रा के बीचों बीच पैक करने एक असैसिनेशन यूनिट भेजी। यूनिट ने चालाकी दिखाते हुए वेन को गार्ड से अलग कर दिया। खतरे में सिर्फ अकेली निन्निम साथ बची थी। बचने के लिए वेन को तेजी से दिमाग दौड़ाना पड़ा। भाई, इन असैसिन्स को नहीं पता कि ओवरपावर्ड हीरो की पेटी बनाना असंभव है। उसने निन्निम को रथ मार्डेन के बचे सैनिकों के बेस की तरफ भगाने का आदेश दिया। वो उन्हें शील्ड बनाना चाहता था और प्लान काम कर गया। मार्डेन सैनिकों ने असैसिन्स पर हमला करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में वेन ने परिचय दिया और राजकुमार हेलमुट से मिलने की इच्छा जाहिर की। बेस में पहुंचने पर जीनो नाम की लड़की मिली। वो हेलमुट का दाहिना हाथ थी। उसने बताया हेलमुट बीमार था, कवारिन हमले में उसका चेहरा जल गया था, इसलिए वो कवारिन से नफरत करते थे। जब वेन ने कवारिन सफर का बताया, जीनो ने गुस्से में तलवार तानकर पेटी बनाने की धमकी दी। उसका सिस्टम इसलिए हैंग हुआ क्योंकि उसे सच में गलतफहमी थी कि नाट्रा साम्राज्य पक्का कैवरिन के साथ गठबंधन करेगा। वेन ने एक अजीब प्रस्ताव देकर उसे चौंका दिया। उसने जीनो से 7 कैवरिन आने को कहा क्योंकि उसका अनुमान था कि असैसिनेशन यूनिट वही छुपी थी। उसने जोड़ा कि अगर अनुमान सच हुआ तो वो मार्डन की सेना से गठबंधन करेगा। वेन ने समझाया कि कैवरिन जल्द ही होली एलीट नामक महत्वपूर्ण लोगों की बैठक आयोजित करेगा। वहां उसे मार्डन के लिए मदद मांगने का सुनहरा मौका मिल सकता था। अंततः जीनो ने प्रस्ताव स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद वेन कैवरिन साम्राज्य में पूरी शान से पधार चुका था। उसने निनिम और जीनो को खुफिया जानकारी लाने का आदेश दिया, जबकि वो अपने गार्ड्स के साथ कैवरिन के राजा ऑर्डलासे से मिलने आगे बढ़ा। महल के रास्ते में उसका सामना कैवरिन के जनरल लेवर्ट से हुआ, जिसने वेन का अपमान किया और रूखे शब्दों में बात की। वेन ने अपमान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसका ध्यान जनरल के चमचों पर गया। कुछ ही पलों में उसने उनकी बाहों पर घाव देख लिए, जो उन असासिन्स के घाव जैसे थे जिन्होंने पिछले दिन उस पर हमला किया था। भाई, इनका कैमोफ्लाज एबिलिटी इतना घटिया है कि अंधा भी पहचान ले। इस शक के चलते उसने अपने गार्ड्स को अलर्ट रहने का आदेश दिया। दूसरी तरफ जीनो सड़क पर निनिम के साथ जानकारी इकट्ठा कर रही थी। अचानक जीनो का दिमाग गर्म हुआ और वो एक आलीशान रथ से उतरने वाले आदमी की पेटी बनाने ही वाली थी, पर निनिम ने उसे रोक लिया। जीनो ने गुस्से में समझाया कि वो होलोनॉय था, जो मार्डन का पुराना कमांडर था। उसी ने अपने देश से गद्दारी करके राजधानी कैवरिन को सौंप दी थी। निनिम उसकी नफरत समझ गई, पर उसे स्मार्ट तरीके से बदला लेने की सटीक एडवाइस दी। राजकुमार वेन के राजा ऑर्डलासे से मिलने पर राजा ने स्वागत करने का नाटक किया, पर वो अपने गंदे इरादे छुपा रहा था। राजा ने जल्द ही वेन को होली एलीट नामक समूह से मिलने का आमंत्रण दिया। ये साफ था कि राजा उसे होली एलीट में शामिल करना चाहता था, क्योंकि वेन लिवेथिया धर्म का वंशज था। दृश्य में वेन और निनिम अकेले में चर्चा करते हुए दिखे। वेन ने बताया कि वो पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बफ देने के लिए होली एलीट में जुड़ना चाहता था। फिर वेन ने जीनो को होली एलीट की सदस्य कैल्डमेलिया से मिलने बुलाया। बातचीत के बाद कैल्डमेलिया ने होली एलीट में शामिल होने की अजीब शर्त बताई। उसने घोषणा की कि नाट्रा साम्राज्य को मार्डन के बचे हुए सैनिकों को पूरी तरह पैक करना होगा। शर्त सुनते ही जीनो गुस्से से कांप उठी, जबकि वेन ने सोचने का नाटक किया। भाई, दिमाग खराब लॉजिक है। पहले दोस्त बनो, फिर उनकी पेटी बनवाओ। ठीक उसी वक्त निनिम दूर से जनरल लेवर्ट और गद्दार होलोनॉय की खुफिया मीटिंग पर लगातार नजर रखे थी। वो उनके होठों की मूवमेंट पड़ रही थी, जिसने अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य ला दिया। पता चला कि वे दोनों नाट्रा साम्राज्य में बगावत शुरू करने का भयंकर प्लान बना रहे थे। दृश्य उन पश्चिमी स्पाइस की तरफ लौटा जिन्होंने एंटोगॉडल में वेन पर आक्रमण किया था। ये साफ हुआ कि उन स्पाइस का सीधा कनेक्शन घमंडी कैल्डमेलिया से था। वे तनाव में थे और वेन के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगले दिन छोटी फलानिया अपने टीचर के साथ राजा ऑर्डलासे के बारे में पढ़ाई कर रही थी। टीचर ने समझाया कि ऑर्डलासे होली एलीट का महत्वपूर्ण सदस्य था, जिसके पास सबसे ऊंची अथॉरिटी थी। लेकिन समस्या ये थी कि कैवरिन साम्राज्य अधिकारियों को सिर्फ शाही परिवार से चुनता था, चाहे वे राज करने लायक हो या नहीं। कैवरिन गरीबों और गुलामों के प्रति इतना ज्यादा नस्लवादी था कि उन्होंने गुलामों को बेरहमी से पैक करने की परंपरा बना रखी थी। फलानिया ऐसी डरावनी बातें सुनकर बुरी तरह आतंकित हो गई। भाई, कैसा कबाड़ धर्म है जहां लीडर ही लोगों का टिकट काटने का त्योहार मनाते हैं। रात का अंधेरा छाया और वेन अपने कमरे में निनिम और गार्ड्स के साथ खुफिया मीटिंग कर रहा था। निनिम ने खबर दी कि दोनों जनरल लेवर्ट और गद्दार होलोनॉय वेन का हमेशा के लिए टिकट काटने का प्लान बना चुके हैं और वे आराम घाह पर हमला करेंगे। वेन शांति से बोला कि वो लेवर्ट का असली मकसद समझता है। वेन ने समझाया कि ऑर्डलासे का लक्ष्य नाट्रा की सोने की खान पर कब्जा करना था, क्योंकि होली एलीट का उस पर विश्वास उठ रहा था। लेकिन सटीक प्लान फेल हुआ, क्योंकि नाट्रा ने मार्डन की खान पहले ही छीन ली थी। इसने ऑर्डलासे को पागल किया और उसने अपना ध्यान वेन की पेटी बनाने पर लगा दिया। तब जीनो आई और उसने वेन से दरखास्त की कि वो उसे ऑर्डलासे से मिलवाए। वो उम्मीद खो चुकी थी, क्योंकि कैवरिन वाले मार्डन से बेहद नफरत करते एक्सट्रीम थे। वेन को शक हुआ कि वो ऑर्डलासे को ही पैक करना चाहती है, लेकिन जीनो ने कहा वो भरोसा जीतकर नाट्रा के साथ जुड़ना चाहती है। वेन ने ये विनती इस शर्त पर मानी कि वो ऑर्डलासे का सिस्टम हैंग नहीं करेगी। उसने जीनो को सिखाया कि बातचीत दौरान अचानक तलवार निकालना एक जंगली हरकत है।
अगले दिन वेन और ऑर्डलासे के बीच बैठक शुरू हुई। इस बार ऑर्डलासे के साथ वही होलोनॉय भी मौजूद था जिसने मॉर्डन से गद्दारी की थी। ऑर्डलासे बेहद खुश दिख रहा था क्योंकि वेन ने होली एलीट पर शानदार प्रभाव छोड़ा था। लग रहा था कि राजा अपनी बेटी की शादी वेन से करवाएगा, लेकिन अगले पल ऑर्डलासे ने घमंड में कहा कि वो अपनी बेटी को बेटी नहीं मानता क्योंकि वो बुद्धिमान और ताकतवर नहीं थी। उसके नजरिए में शाही बच्चों के पास अल्टीमेट एबिलिटी होनी चाहिए। वेन ने बनावटी मुस्कान दी, हालांकि वो इन बातों पर घिन महसूस कर रहा था। भाई क्या टॉक्सिक बाप है ये, अपनी ही बच्ची को निठल्ला बोल रहा है। फिर ऑर्डलासे ने एक डरावनी मांग रखी जिसने वेन का खून खौला दिया। उसने वेन से कहा कि वो निनिम जैसे गुलामों को भेजे ताकि उनका मजाक उड़े और परंपरा रूप में उन्हें पैक किया जाए। वेन इन बातों को सुनकर बिल्कुल खामोश रहा। जैसे ही ऑर्डलासे चुप हुआ, वेन का गुस्सा फट पड़ा। उसने राजा के चेहरे पर थप्पड़ जड़ा और गार्ड की पेटी बना दी। सेकंड्स में गार्ड्स ने स्थिति कंट्रोल में ले ली। अब किसी का आना नामुमकिन था। वेन खुद अपनी हरकत पर हैरान था। उसने राजा पर ताना मारा कि जो शख्स बातचीत में तलवार निकालता है वो ऐसी सजा का हकदार है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑर्डलासे ने निनिम को पैक करने की हिमाकत की थी। वेन ने ऑर्डलासे की छाती में तलवार डाली और उसका टिकट काट दिया। फिर जीनो को होलोनॉय की पेटी बनाने का पूरा मौका दिया। होलोनोया ने वीन से रहम मांगी, पर जेनो ने बिना दया के गद्दार को पैक कर दिया। फिर वीन ने इमारत में आग लगाई और कैवरिन से बच निकला। कुछ समय बाद वीन, नीनिम, जेनो और गार्ड्स घोड़ों पर सवार हुए। नीनिम वीन के लापरवाह निर्णय से अपसेट थी। जिस शख्स का उसने टिकट काटा था वो होली एलीट का सदस्य और कैवरिन का राजा था। इसका मतलब था कि अब नाट्रा को कैवरिन और सहयोगियों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन वीन ने उस असली कारण का जिक्र नहीं किया जिसने उसे पेटी बनाने पर मजबूर किया, जो कि सिर्फ नीनिम के सम्मान की रक्षा था। फिर वीन ने कैवरिन से निपटने के प्लान का खुलासा किया। वो मार्देन की बची सेना को गठबंधन में शामिल करना चाहता था क्योंकि उसे सैन्य बफ और रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत थी। लेकिन अचानक वीन रोते हुए शिकायत करने लगा कि सब कुछ उलझन भरा बन गया है, जिसने नीनिम को और भड़का दिया। नीनिम ने दबाव बनाया ताकि वो असली कारण बता सके। तभी गार्ड ने खबर दी कि होलोनोया के धोखे को साबित करने वाले सबूत वीन के आदेशित जगह भेज दिए गए हैं। उसी समय कैवरिन में अराजकता फैल गई और भीड़ ने अधिकारियों के घरों को आग लगाना शुरू कर दिया। अफवाहें फैली कि जनरल लेवर्ट ने सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए राजा ऑर्डलासा का टिकट काट दिया है। लेवर्ट खुद परेशान था और स्थिति समझ नहीं पा रहा था। असलियत में धोखे के सबूत वीन के गार्ड्स द्वारा होली एलीट की सदस्य कैलमेलिया के पास भेजे गए थे। कैलमेलिया के पास वीन के शातिर प्लान का समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने आदमियों को कैवरिन के अधिकारियों की पेटी बनाने का आदेश दिया। साथ ही उसने खबर दी कि नाट्रा की विद्रोही सेना सीमा पर वीन का इंतजार कर रही थी और उनका लक्ष्य वीन को पैक करना था। वीन ने बताया कि पहाड़ों के बीच दूसरा रास्ता मौजूद था, पर गार्ड ने चेतावनी दी कि भूस्खलन से रास्ता बंद हो चुका है। बचने के लिए वीन को तेजी से सोचना पड़ा। जब सटीक आइडिया आया तो उसने गार्ड्स को आगे बढ़ने को कहा। उस दौरान लेवर्ट और उसके सैनिक वीन का पीछा कर रहे थे। उसकी स्काउटिंग यूनिट ने बताया कि सड़क पर सामान मिला है और वीन शायद वहीं से निकलेगा। लेवर्ट चौंका कि वीन ने पहाड़ी रास्ता क्यों नहीं चुना, पर बाद में पता लगा कि रास्ता बंद था, इसलिए उसने सैनिकों को मुख्य सड़क पर मुड़ने का आदेश दिया। असल में लेवर्ट के सैनिकों ने चेतावनी दी कि यह जाल हो सकता है और वीन भटकाने के लिए दूसरा रास्ता लेगा। लेकिन अहंकारी लेवर्ट का सिस्टम बेसिक था, उसमें स्मार्ट होने की कोई एबिलिटी नहीं थी। भाई दिमाग घुटनों में हो तो वार्निंग क्या समझेगा। उसने चेतावनी उपेक्षित कर दी। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने सैकड़ों हथियारबंद सैनिक खड़े दिखे जिनके हाथ में कोई झंडा नहीं था। लेवर्ट और जवान उलझन में थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे नाट्रा की विद्रोही सेना थे जो वीन का पिकेट काटने आए थे। लेकिन अचानक पीछे से नाइट्स प्रकट हुए और लेवर्ट के सैनिकों पर खतरनाक हमला बोल दिया, जिससे डर फैल गया और वे आगे खड़ी नाट्रा की विद्रोही सेना की तरफ भागने लगे। परिणाम यह हुआ कि नाट्रा की विद्रोही सेना ने वीन पर हमला करने के बजाय लेवर्ट की सेना से टक्कर ली। उन्हें पीछे से हमला होने के बाद पार करने पर मजबूर होना पड़ा। भाई विलेन की सेना आपस में ही पैक करने में लग गई। पता चला कि यह वीन की मास्टर रणनीति थी। वो पूरे वक्त पहाड़ी रास्ते के खंडहरों में छुपा बैठा था और उसने जेनो से मार्देन की बची सेना को बुलावा भेजा था ताकि वो लेवर्ट की सेना पर पीछे से आक्रमण करे। उसका ओवरपावर्ड प्लान यहां खत्म नहीं हुआ। अचानक मैदान में नाट्रा साम्राज्य का जनरल सामने आया जिसका नाम हेगल था। हेगल का रिटायरमेंट झूठी अफवाह थी जिसे वीन ने विद्रोही कुलीनों को बाहर निकालने के लिए फैलाया था। दुश्मन को फेक न्यूज देकर गेम बजा दिया। परिणाम स्वरूप हेगल और नाट्रा के सैनिकों ने विद्रोही सेना और लेवर्ट की सेना को एक ही झटके में हरा दिया। उस शानदार जीत के बाद वीन वापस नाट्रा आ गया। महल में वो और नीने में खास मेहमान मार्देन के राजकुमार से मिले। जब राजकुमार ने हेलमेट उतारा तो वो जेनो निकली। सच्चाई ये थी कि वो मार्देन के पुराने राजा की बड़ी बेटी जेनोविया मार्देन थी। कैवरिन के हमले में सिर्फ वही बची थी। उसने बताया कि ऑर्डलासा और लेवर्ट के पैक हो जाने की वजह से उसने राजधानी पर दोबारा कब्जा जमा लिया था। नाट्रा आने का उसका कारण वीन के सामने निष्ठा घोषित करना और साम्राज्य का रक्षा कवच मांगना था। जब वीन ने यह सुना तो वो थर्रा गया। वो जिम्मेदारियों से थक चुका था क्योंकि अकेले नाट्रा को संभालना ही मुश्किल था। लेकिन जेनो ने उसे मनाने की कोशिश की, ये कहकर कि वो सिर्फ महिला है और साम्राज्य चलाने की एबिलिटी उसमें नहीं है।
कुछ दिन गुजर गए और दृश्य इंपीरियल राजधानी की तरफ मुड़ता है। सम्राट के सिंहासन पर कब्जा करने का संघर्ष अभी सुलझ नहीं पाया था। लोबा, जो उत्तराधिकारी बनने वाले 4 उम्मीदवारों में से एक थी, वो मेयर के साथ उत्तराधिकारियों के सम्मेलन पर चर्चा कर रही थी। उस सम्मेलन में 3 खास मेहमान बुलाए जाने थे और उनमें से एक नाटरा साम्राज्य से आने वाला था। उस बैठक के बाद लोबा थकान महसूस करते हुए सोफा पर लेट गई, लेकिन ब्रांडल ने कहा कि जब नाटरा का प्रतिनिधिमंडल राजधानी आएगा तो लोबा आसानी से वीन और उसके ग्रुप का स्वागत करने के लिए उत्सुक होगी। ये सुनकर लोबा चौंका, क्योंकि शुरुआत में अनुमान था कि नाटरा का प्रतिनिधि खुद वीन होगा, लेकिन सच्चाई ये निकली कि उसकी छोटी बहन फलानिया वहां आने वाली है। दूसरी तरफ वीन परेशान था, क्योंकि उसे सफर के दौरान फलानिया की सुरक्षा की फिक्र सता रही थी, भले ही नीनेम और नानकी उसके साथ थे। इसके बाद दृश्य वीन पर मुड़ता है, जो नाटरा के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। शुरुआती दौर में एम्पायर के निमंत्रण पर हिस्सा लेने के लिए खुद वीन को बुलाया गया था, लेकिन नाटरा अभी भी युद्ध से उभर रहा था। ऐसे वक्त में वेन का साम्राज्य छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं था, परंतु कुछ अधिकारियों ने दबाव बनाया और वहां जाने को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि यह निमंत्रण नात्रा के गठबंधनों को बढ़ाने का सुनहरा अवसर था। ठीक उसी पल मासूम फलन्या ने ऐलान किया कि वो वेन की जगह प्रतिनिधित्व करेगी। उसकी हिम्मत भरी बातें सुनकर हर शख्स चौंक गया, सबका सिस्टम हैंग हो गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस दृढ़ फैसले को खारिज कर सके। अगले दिन फलन्या अपनी विश्वस्त पत्रा रक्षक निनिम के साथ शाही दावत के लिए निकल पड़ी। रास्ते में निनिम ने फलन्या को इंपीरियल सिंहासन के संघर्ष में लोविलमिना की स्थिति समझाई। पिछले विद्रोह को रोकने में लोविलमिना की सफलता के बाद उसे साम्राज्य में भारी समर्थन मिला था। उसका प्लॉट आर्मर और राजनीतिक एबिलिटी दोनों बफ हो चुके थे, लेकिन वो सीधे सिंहासन पर कब्जा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास मिलिट्री बैकिंग नहीं थी। इस कमी के चलते उसने अपनी खुद की एक फैक्शन बनाई, जिसे पेट्रियट्स फैक्शन कहा जाता था। इस समूह में ऐसे प्रभावशाली लोग शामिल थे जिन्हें एम्पायर के भविष्य की परवाह थी। लोविलमिना ने खुद को एक मेहनती महिला बनाया, जो बिना औपचारिक पद के काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद फलन्या और निनिम उस आलीशान शाही दावत में शान से पहुंच गए। वहां मौजूद नोबल्स और अधिकारी फलन्या की खूबसूरती और मासूम एलिगेंस को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लोविलमिना ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और अपने तीनों शाही भाइयों से मिलवाने का आमंत्रण दिया। दूसरी तरफ चौकन्नी निनिम उन राजकुमारों की फलन्या से बढ़ती नजदीकी को लेकर चिंतित थी। निनिम जानती थी कि नात्रा साम्राज्य को राजनीतिक खेल में पूरी तरह न्यूट्रल रहना था। फलन्या आत्मविश्वास के साथ लोविलमिना के कदमों से कदम मिलाती हुई तीनों शाही भाइयों यानी डेमेट्रियो, बार्डलोचे और मैनफ्रेड के सामने खड़ी हो गई। शातिर वेन ने पहले ही फलन्या को उनकी असलियत और इरादों से आगाह कर दिया था। मैनफ्रेड वो राजकुमार था जिसकी असली एबिलिटी उसकी मीठी बातों में छुपी थी, जिसके चलते उसने कई प्रांतों का भारी समर्थन हासिल किया था। बार्डलोचे वो राजकुमार था जिसे विशाल इंपीरियल मिलिट्री का बफ मिला हुआ था। और जहां तक बात डेमेट्रियो की थी, वो सबसे बड़ा बेटा था और चारों भाई बहनों में सबसे बड़ा बेवकूफ था। भाई, इसका लॉजिक तो पैदा होते ही पैक हो गया था। इसे समर्थन मिलने का एक लौता कारण उसकी बड़ी उम्र थी। डेमेट्रियो ने घमंड में फलन्या को नीची नजर से देखा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ कि नात्रा ने बैठक में बच्ची को भेजा। लोविलमिना ने दखल दिया और समझाया कि नात्रा युद्ध के झटकों से उभर रहा है और वेन राज्य संभालने में व्यस्त है। लेकिन बार्डलोचे और मैनफ्रेड फलन्या के करीब आने और प्रभावित करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करने लगे। चौकन्नी निनिम ने फलन्या के कान में फुसफुसाते हुए चेतावनी दी कि उन्हें इस खतरनाक जगह से निकलना चाहिए। लोविलमिना ने चालाकी से बहाना बनाया ताकि वे दूर जा सकें। अकेले होने पर फलन्या डर से परेशान थी कि उसने वेन को निराश तो नहीं कर दिया। निनिम ने नानाकी को फलन्या की सुरक्षा का सख्त आदेश दिया। निनिम सीधे लोविलमिना से मिलने गई और पूछा कि बैठक के पीछे उसका लक्ष्य क्या था। लोविलमिना ने दावा किया कि वो संघर्ष में नात्रा का समर्थन चाहती है, लेकिन निनिम ने जोर दिया कि वेन के निर्देशों के अनुसार नात्रा न्यूट्रल रहेगा। दोनों के बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया। फिर दृश्य शाही उम्मीदवारों पर मुड़ता है, जो इंपीरियल सम्मेलन शुरू करने एक हॉल में जमा हुए थे। अगले दिन फलन्या इंपीरियल राजधानी के मेयर के साथ टहल रही थी और पीपल्स असेंबली की इमारत तक पहुंची। साफ था कि इंपीरियल के आम लोगों के प्रतिनिधि वहां जमा होते थे और नीतियों पर बहस करते थे। फलन्या वहां सीखना चाहती थी। दूसरी तरफ अहंकारी डेमेट्रियो गुस्से में आग बबूला का, क्योंकि उसके भाई बहन उसे सबसे बड़े बेटे का सम्मान नहीं दे रहे थे। वो नात्रा के रवैये से चिढ़ा था, जिसने बैठक में बच्ची को भेजा। अचानक उसके शातिर दिमाग में वेन को करारा जवाब देने का खतरनाक आइडिया आया। डेमेट्रियो फलन्या से मिलने गया और ऐलान किया कि वो फलन्या से शादी चाहता है। उसकी बातों ने सबको चौंका दिया और फलन्या डर से कांपने लगी। उसने दावा किया कि ये शादी एम्पायर और नात्रा के रिश्ते को मजबूत करेगी। फलन्या और निनिम जानती थी कि इसके पीछे घटिया स्वार्थ छुपा था। फलन्या ने घबराते हुए कहा कि वो प्रस्ताव पर विचार करेगी, लेकिन डेमेट्रियो ने तुरंत जवाब देने का दबाव बनाया। लोविलमिना ने पगलेट भाई को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने चुप रहने का आदेश दिया और कहा कि शादी बफ देगी। डेमेट्रियो के गंदे इरादे पूरी तरह साफ थे। भाई, इस क्रिंज आदमी का लॉजिक वाहियात है, कोई इसकी पेटी बना दे। लेकिन फलन्या ने, जिसने पीपल्स असेंबली में राजनीति सीख ली थी, बुलंद आवाज में उत्तर दिया कि वो आभारी है, लेकिन शाही विवाह राजनीतिक मामला है
और उसे अकेले फैसला लेने का अधिकार नहीं है। फलन्या के इस इनकार से डेमेट्रियो चिढ़ गया और धमकी दी कि सम्राट बनने पर वो नात्रा को तबाह करके सबकी पेटी बना देगा। लेकिन ठीक उसी पल ओवर पावर्ड वेन तूफान की तरह प्रकट हुआ और डेमेट्रियो को रोक दिया। शुरुआत में वेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था, वो सिर्फ स्थिति तोड़ना चाहता था। फिर निनिम ने उसे एक नोट पकड़ाया जिसमें लिखा था कि क्या बवाल हो रहा था। नोट पढ़ने के बाद वेन ने डेमेट्रियो के असली इरादों के बारे में तेजी से सोचा और सटीक समाधान ढूंढने लगा। लेकिन अहंकारी डेमेट्रियो गुस्से में आकर वेन से फलन्या की शादी पर अपना तुरंत फैसला लेने को कहा। साफ था कि वेन पूरे गेम को समझ चुका था, इसलिए उसने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि वो राजी है। उसने आगे समझाया कि ये शादी एम्पायर और नात्रा के रिश्ते को मजबूत करेगी। ये उत्तर सुनकर बेचारी फलन्या बुरी तरह आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन ठीक उसी पल वहां पूरा गेम पलट गया। वेन ने लोवेल मिना के साथ अपनी खुद की सगाई के टॉपिक को दोबारा खोल दिया, जिसने डेमेट्रियो का पूरा सिस्टम हैंग कर दिया। डेमेट्रियो वेन को तड़पाना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वेन को लोवेल मिना से शादी करने का बफ मिले, क्योंकि वो खुद सिंहासन की उम्मीदवार थी। उसका गुस्सा और भड़क गया जब लोवेल मिना ने स्थिति को समझ लिया और अपनी सगाई पर बहस करने में वेन का साथ दिया। उस बेवकूफ डेमेट्रियो को तो यह एहसास ही नहीं हुआ कि वेन उसका इस्तेमाल कर रहा था। भाई क्या दिमाग पाया है इसने, अपना ही मजाक बनवा रहा है। डेमेट्रियो ने गुस्से में कहा कि उसे लोवेल मिना की सगाई मंजूर नहीं है, लेकिन लोवेल मिना ने उसकी बात को ठुकरा दिया और कहा कि उसे ये फैसला करने का कोई हक नहीं है। तब निनिम ने याद दिलाया कि नत्रा के नोबल्स को एक ही परिवार में शादी करने की इजाजत नहीं है। अंत में वेन ने यह बहाना बनाकर बात खत्म कर दी कि काफी रात हो चुकी है और डेमेट्रियो भी इस पर राजी हो गया। ये पूरी तरह साफ था कि डेमेट्रियो ने फलानिया से शादी करने का इरादा छोड़ दिया था ताकि नत्रा साम्राज्य को इस शादी से कोई फायदा न मिल सके। डेमेट्रियो और लोवेल मिना के हॉल से जाने के बाद फलानिया ने वेन को गले लगा लिया और उसे इस मुसीबत से बचाने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, फलानिया सोने चली गई। उसके बाद वेन ने निनिम से बात की और उसे बताया कि नत्रा साम्राज्य की स्थिति अभी सुरक्षित है, पर वो अभी भी होली एलीट की चालों को लेकर परेशान था। उसने आगे कहा कि उसने सुना है कि वो किसी देश में कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस बात के बाद वेन के चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी और नींद की कमी के कारण वो लगभग बेहोश होने ही वाला था। निनिम उसकी इस हालत को देखकर चिंतित हो गई, पर वेन जिद करने लगा कि वो पूरी तरह ठीक है। तब निनिम ने लोवेल मिना का एक लेटर दिया जिसमें उस रात चुपके से मिलने का आमंत्रण था। इसके बाद दृश्य वेन की तरफ बढ़ता है, जो तय की गई जगह पर लोवेल मिना से मिलने जा रहा था। लोवेल मिना ने उससे इसलिए मिलना चाहा ताकि वो इंपीरियल सिंहासन पर कब्जा जमाने के अपने प्लान्स के बारे में वेन की सलाह ले सके, क्योंकि पहले जो इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फेल हो चुकी थी और उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। पर वेन को इस सिचुएशन का कोई साफ समाधान नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा कि लोवेल मिना बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है, क्योंकि आम लोग अब उसे पसंद करने लगे हैं। अंत में लोवेल मिना ने वहां से जाने का फैसला किया, पर उसने ये क्लियर कर दिया कि वो अभी भी वेन और निनिम को अपने इस राजनीतिक संघर्ष में शामिल करेगी। भाई ये लड़की वेन का पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन राजकुमार मैनफ्रेड को अपने आदमियों से रिपोर्ट मिली कि वेन वहां आ चुका है। उसके आदमियों ने बताया कि वेन अगले दिन डेमेट्रियो से मिलने का प्लान कर रहा है। मैनफ्रेड ने शुरू में तो वेन की एबिलिटीज की जमकर तारीफ की, लेकिन अचानक उसने आदेश दिया कि इसके बाद वेन का टिकट काट दिया जाए और उसे हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया जाए। यह बिल्कुल साफ था कि मैनफ्रेड वेन की शातिर एबिलिटीज से डरता था और उसे एक बहुत बड़ा खतरा मानता था अगर वो नया सम्राट बन गया तो। अगले दिन वेन और डेमेट्रियो के बीच एक मीटिंग आयोजित हुई। वेन निनिम के साथ डेमेट्रियो की हवेली की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वेन ने फलानिया के बारे में पूछा तो निनिम ने बताया कि वो पीपल्स असेंबली में पढ़ाई कर रही है। वहां के लोगों ने उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर लिया था और उसे अपनी राय रखने की इजाजत दे दी गई थी। इसके बाद वेन महल में पहुंचा और डेमेट्रियो से मिला। अंदर ही अंदर वेन सोच रहा था कि आखिर डेमेट्रियो से क्यों बात करना चाहता था। क्या ये शादी के बारे में था या नत्रा साम्राज्य के राजनीतिक रिश्तों के बारे में? बातचीत शुरू होने से पहले एक मेड ने उसे एक कप चाय दी, पर वेन को उस पर शक हुआ और उसने मेड से वही चाय पीने को कहा। मेड थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और उसने चाय पीने से मना कर दिया, पर वेन जिद पर अड़ा रहा। अचानक डेमेट्रियो ने उसे टोकते हुए बीच में दखल दिया और उसे बेवकूफ और बदतमीज कहने लगा, क्योंकि वो अपने होस्ट की दी हुई चीज पीने से इनकार कर रहा है। डेमेट्रियो हर चीज पर शक करने लगा। उसके बाद डेमेट्रियो ने गुस्से में वो चाय का कप पकड़ा और उसे खुद पीने ही वाला था। वेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि डेमेट्रियो वो मिलावटी चाय पी चुका था। और सच में कुछ ही देर बाद डेमेट्रियो की तबीयत भयंकर खराब हो गई और वो बेहोश हो गया, जबकि जो मेड चाय लाई थी वो वहां से भाग निकली। निनिम उसके पीछे भागने की कोशिश की, पर वेन ने उसे रोका और कहा कि वो जल्दी से किसी डॉक्टर को ढूंढे ताकि डेमेट्रियो का इलाज हो सके। उसने कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज डेमेट्रियो की जान बचाना है। इस घटना के बाद वेन को रोक लिया गया और कई दिनों तक उससे पूछताछ की गई, क्योंकि वो डेमेट्रियो की तबीयत बिगड़ने के इस मामले में एक सस्पेक्ट बन गया था। जब पूछताछ खत्म हुई तो निनिम ने वेन से बात की और बताया कि डेमेट्रियो किसी तरह बच गया था और अपने साम्राज्य वापस लौट गया था।
लेकिन उसके भाई मैनफ्रेड और बार्डलोच का मानना था कि इस सब के पीछे मिल्टार्स शहर के किसी इंसान का ही हाथ था, वही शहर जहां इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसी कारण से मैनफ्रेड और बार्डलोच ने मिल्टार्स शहर को अपनी विशाल इंपीरियल सेना से चारों तरफ से घेर लिया था। यहां तक कि फलानिया ने भी लोवेलमिना और मिल्टार्स के मेयर की मदद की ताकि शहर के अंदर की स्थिति को शांत किया जा सके। उस वक्त वेन नत्रा वापस लौटने का सोच रहा था ताकि वो इस शहर के बवाल से खुद को दूर रख सके, लेकिन अचानक उसे अपने गार्ड से एक रिपोर्ट मिली कि लेटिशिया का झंडा उठाए सेनाएं, जिनका नेतृत्व कैडमेलिया कर रही थी, शहर की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि वो मिल्टार्स शहर को एम्पायर के दबाव से आजाद करवाने आई है, जो शहर पर हमला करने ही वाले थे। वेन कैडमेलिया की इस हरकत पर आग बबूला हो गया, क्योंकि अब उसके लिए शहर से निकलना नामुमकिन सा हो गया था। भाई हीरो को लगता है वेकेशन चाहिए, पर मुसीबतें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। निनिम ने समझाया कि अगर मिल्टार्स में युद्ध शुरू हुआ तो शहर के गार्ड्स अकेले इस मुसीबत को नहीं संभाल पाएंगे। ठीक तभी अचानक वेन बेहोश होकर गिर पड़ा। यह पूरी तरह साफ था कि इस लगातार बढ़ते प्रेशर और टेंशन की वजह से उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह थककर हार मान चुका था और उसका सिस्टम हैंग हो गया था। वो वहां बेहोश पड़ा था और फलानिया और निनिम उसके पास बैठी थीं। फलानिया उसकी हालत को लेकर बेहद चिंतित थी और उसने पीपल्स असेंबली जाकर अपना वोट डालने का फैसला किया। उसने ये बड़ा कदम सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वो अपने भाई की मदद कर सके और मिल्टार्स शहर की इस बिगड़ती स्थिति को शांत कर सके। कुछ ही देर में फलानिया पीपल्स असेंबली में पहुंच गई। वहां का माहौल काफी हल्ला गुल्ला और अराजकता से भरा हुआ था। कुछ लोग लेटिशिया की सेना में शामिल होना चाहते थे, जबकि बाकी लोग एम्पायर का साथ देने की जिद कर रहे थे। वो आत्मविश्वास के साथ हॉल के बीचों बीच चलकर गई और एक जबरदस्त भाषण देना शुरू किया। उसने पीपल्स असेंबली को सलाह दी कि वो एकजुट होकर शहर की भलाई के लिए फैसला करें। उसे पूरा विश्वास था कि मिल्टार्स के ज्यादातर लोग, जिनमें से अधिकतर व्यापारी थे, स्थिति को समझकर बिल्कुल सही फैसला लेंगे। हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उस पर टिकी हुई थीं। जो लोग अपने अलग अलग विचारों की वजह से वहां बवाल मचा रहे थे, वो उसके मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पूरी तरह दंग रह गए। उन सब का सिस्टम इतनी बुरी तरह हैंग हो गया था कि वहां सन्नाटा छा गया। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ वेन होश में आ चुका था और उसने उठते ही निनिम को गले लगा लिया था। निनिम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने वेन को समझाया कि वो खुद पर इतना ज्यादा दबाव ना डाले कि उसकी पेटी बन जाए। थोड़ी देर बाद फलन्या वापस आई और वेन के जागने के बाद उससे मिली, और वेन ने पूरी तरह ठीक होने से पहले ही फलन्या की हिम्मत और पीपल्स असेंबली में दिखाए गए शानदार व्यवहार की जमकर तारीफ की। लेकिन फलन्या बहुत विनम्र थी और उसने आगे बढ़कर कहा कि वो उसकी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वेन इस बच्चे की तेजी से होती इस ग्रोथ को देखकर आश्चर्यचकित था, यहां तक कि अब उसकी नोबल ऑरा बिल्कुल साफ और ओवर पावर्ड नजर आने लगी थी। इसके बाद वेन ने उसको निर्देश दिया कि वो लगातार ऐसे भाषण देती रहे जिससे मिल्टर्स के नागरिकों को और ज्यादा बफ मिल सके, और उसने शहर के पूरे 30,000 निवासियों का नेतृत्व करके उन्हें लोवेटिया की सेना से मदद मांगने के लिए तैयार किया। कैल्डमेलिया इस भयंकर भीड़ को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन बिल्कुल नहीं थे कि वो मिल्टर्स शहर के 30,000 निवासियों को आश्रय दे सके। लेकिन तभी अचानक वहां वेन प्रकट हुआ और उसने उसे मदद का ऑफर दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैल्डमेलिया और सोल्जेस्ट साम्राज्य के राजा ग्रुएर लोवेटिया की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये पूरी तरह साफ था कि मिल्टर्स के सभी 30,000 निवासी किसी तरह सुरक्षित रूप से शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। वेन, जिसे मिल्टर्स के मेयर ने शहर के खास प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था, उसने उनके द्वारा दी गई मदद के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। फिर वेन ने उनसे पूछा कि आगे के उनके असली प्लान आखिर क्या है। कैल्डमेलिया ने उत्तर दिया कि वो अपनी सेना को आगे बढ़ाएगी ताकि शाही राजकुमारों को भगा सके और शहर को पूरी तरह आजाद करवा सके। लेकिन वेन ने तुरंत उसको रोका और कहा कि वो लोवेटिया की सेना को और ज्यादा थकाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि इस शहर को इसके अपने लोग ही वापस अपने दम पर आजाद करवाएं। उसने ये भी घोषणा की कि वो लोवेटिया से हथियार और आर्मर पूरी 3 गुना कीमत पर खरीदेगा। भाई, ये कैसा बिजनेस माइंड है। नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा दाम देने का लॉजिक तो कॉमर्स पढ़ने वाले का सिस्टम हैंग कर देगा। उसके बाद अगर वो शहर को वापस लेने में पूरी तरह कामयाब हो गए तो मिल्टर्स का मेयर लोवेटिया के धर्म के सम्मान में वहां एक आलीशान मंदिर बनवाएगा। कैल्डमेलिया वेन के इस चालाक प्लान को सुनकर दंग थी, पर वो उसके इस अजीब ऑफर को ठुकराना चाहती थी ताकि वो देख सके कि वेन की एबिलिटीज आखिर कहां तक जा सकती थी। दूसरी तरफ ग्रुएर ने तुरंत उसका आकर्षक ऑफर मान लिया, क्योंकि वो एक ऐसा राजा माना जाता था जो पैसे से हद से ज्यादा प्यार करता था। जब कैल्डमेलिया ने पैसे की बात सुनी तो वो ग्रुएर के इस निश्चय का विरोध बिल्कुल नहीं कर सकी। अगले दिन मिल्टर्स के नागरिकों ने लोवेटिया द्वारा दिए गए मजबूत युद्ध आर्मर पहन लिए और अपने ही शहर को घेरे खड़ी उन शाही राजकुमारों की विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। ये नजारा बार्डलोचे को पूरी तरह डरा दिया, क्योंकि वो आम नागरिकों की पेटी बनाना नहीं चाहता था जिन्हें वो एम्पायर के लिए बेहद जरूरी मानता था। खास तौर पर जब एम्पायर को महाद्वीप के सबसे बड़े व्यापारिक शहर मिल्टर्स की बहुत आवश्यकता थी। भाई, विलन सिविलियन को पैक करने से डर रहा है। लगता है राइटर ने सच में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। दूसरी तरफ वेन और लोवेलमिना एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे, जहां से वो मिल्टर्स की स्थिति को देख रहे थे। वेन बार्डलोचे के चेहरे पर दिख रही उस घबराहट को देखकर बेहद खुश था। उसने लोवेलमिना को आदेश दिया कि वो अपने बड़े भाइयों को समझौते के लिए बुलाए। अंत में दोनों शाही राजकुमारों और मिल्टर्स के मेयर के बीच बैठक आयोजित की गई।
वेन शहर के प्रतिनिधि के रूप में ठीक वहां मौजूद था। उस बैठक में वेन के शातिर दिमाग का ओवरपावर्ड स्वरूप एक बार फिर सबके सामने आया। उसने बार्डलोचे और मैनफ्रेड को बताया कि वो जानता है कि आखिर डिमिट्रियो का टिकट काटने के उस खतरनाक प्लान के पीछे कौन था। वेन ने समझाया कि ऐसा असंभव काम करने की ताकत सिर्फ डिमिट्रियो के पास ही थी। वो अकेला ऐसा इंसान था जो राजकुमार के निजी गार्ड्स को चकमा दे सकता था और शहर की कड़ी सुरक्षा में आसानी से घुस सकता था। उसने जोड़ा कि डिमिट्रियो जानबूझकर मिल्टर्स और बार्डलोचे तथा मैनफ्रेड की इंपीरियल सेना के बीच भयंकर टकराव करवाना चाहता था, और एक बार जब दोनों सेनाएं लड़कर थक जाती तो डिमिट्रियो अपनी ताजा सेना को भेजकर बार्डलोचे और मैनफ्रेड दोनों की एक साथ पेटी बना देता। इस सटीक तरीके से इंपीरियल सिंहासन सीधे उसके हाथों में आ जाता। बार्डलोचे और मैनफ्रेड समझ गए कि वेन पूरा दोष डिमिट्रियो पर डालना चाहता था और अब उनके पास मिल्टर्स पर हमला करने का कोई कारण नहीं बचा था, ना ही दोनों उसकी बातों को झुठला सकते थे। मिल्टर्स के मेयर ने तस्दीक की कि जब बार्डलोचे ने शहर घेरा तो वो नाराज नहीं था। इसके बजाय मिल्टर्स के लोग डिमिट्रियो के शहर के अंदर पैक होने पर किसी भी तरह की भरपाई देने को तैयार थे। असली गद्दार मैनफ्रेड ये जान चुका था कि वो वेन की सटीक बातों को नहीं नकार सकता। साथ ही डिमिट्रियो पर लगे इस फर्जी आरोप ने उसे सिंहासन के दावेदारों की सूची से हमेशा के लिए पैक कर दिया। अंततः वो भयंकर विवाद शांति से खत्म हुआ और लोग वापस अपने शहर लौट गए। लेकिन ये साफ था कि सभी आम लोग राजकुमारों के खिलाफ हो गए थे और लुवेमिना को नई एम्प्रेस बनाने के लिए उनका समर्थन तेजी से मजबूत हो रहा था। भले ही उसने खुद माना कि नागरिकों का दिल पहले ही किसी और के पास जा चुका था, और वो और कोई नहीं बल्कि मासूम फलन्या थी। मेयर ने बताया कि वेन सिर्फ फलन्या की खुशी के लिए मिल्टर्स की मदद करना चाहता था। वो उस शहर और वहां के पीपल्स असेंबली सिस्टम से बेहद प्यार करती थी। नात्रा साम्राज्य के आलिशान महल में वेन बेहद खुश था क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भयंकर तेजी से बफ ले रही थी, खास तौर पर एक्सपोर्ट के मामले में, जो मिल्टर्स के साथ पार्टनरशिप का नतीजा था। निनिन ने आकर वेन को समझाया कि मार्डेन साम्राज्य पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसे डर था कि अगर उनकी अर्थव्यवस्था ऐसे ही डबल स्पीड से भागी तो वे लोग नात्रा से आजादी लेने की साजिश कर सकते हैं। उसने वेन को सलाह दी कि वो कोई और बड़ा ट्रेड पार्टनर ढूंढे ताकि वो मार्डेन साम्राज्य से आगे रह सके। थोड़ी देर बाद वेन का गार्ड वहां प्रकट हुआ और उसने खबर दी कि उसे ग्रूअर की तरफ से सोल्जिस्ट साम्राज्य आने का शाही निमंत्रण मिला था। वेन ने निमंत्रण तुरंत मान लिया और उसने पहले मार्डेन आने का प्लान किया। उसी वक्त जेनोविया को उसके सलाहकार ने सूचित किया कि वेन उनके राज्य आने वाला था। उसने वेन के आने का असली कारण ढूंढने की लगातार कोशिश की। शायद वो मार्डेन के उस भविष्य पर चर्चा करने आ रहा था जो अब पूरी तरह नात्रा के अधीन था। उसके सलाहकार ने सुझाव दिया कि वो नात्रा से मार्डेन की आर्थिक तरक्की के बदले में बड़ा इनाम मांगे, और उन्होंने तय किया कि वो वेन से शादी करके उसको ये ऑफर देगी, जिससे मार्डेन और नात्रा का रिश्ता और ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाएगा। भाई, ये कैसा अजीब लॉजिक है। हर कोई लड़की इस बंदे के साथ ही अपना सिस्टम जोड़ना चाहती है। कुछ ही देर बाद वेन और निनिम ने मार्डेन की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। रास्ते में निनिम ने वेन से उस शादी वाले टॉपिक पर उसकी असली राय मांगी। वेन ने साफ उत्तर दिया कि वो अभी भी अकेले रहना चाहता था, और उसने समझाया कि मार्डेन आने का उसका असली लक्ष्य ये पूछना था कि क्या मार्डेन और नात्रा की पार्टनरशिप आगे चलेगी या वहीं पैक हो जाएगी। वेन वहां पहुंचा और जेनोविया ने उसका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। वो अत्यधिक आकर्षक ड्रेस में थी, जिससे वेन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। रात के खाने पर उसने बताया कि उन्हें निर्यात किए गए उत्पादों पर डेलुनियो साम्राज्य से भारी विरोध मिला है। जेनोविया के अनुसार डेलुनियो रूढ़िवादी था और वहां विदेशी उत्पादों का आना सख्त मना था। वेन ने उसे चिंता न करने को कहा क्योंकि डेलुनियो का विरोध सिर्फ खोखली बातें थीं और उनका प्रतिनिधि अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। साथ ही वेन असल में जेनोविया की तरफ से शादी के प्रस्ताव का इंतजार कर रहा था, लेकिन डिनर के दौरान उसने शादी पर कोई चर्चा नहीं की, जिसने वेन को परेशान किया और वो नीनिम के सामने बड़बड़ाने लगा। भाई, ये कैसा प्लॉट आर्मर है। हीरो को लग रहा था लड़की खुद प्रपोज करेगी, पर उसने एक छोटा सा बफ भी नहीं दिया। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि अगले दिन शहर के दौरे पर जेनोविया जरूर पूछेगी। अगले दिन वेन और नीनिम जेनोविया से मिले और वो वही पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने थी जो उसने पहली बार पहनी थी। ये साफ था कि वो महारानी जेनोविया नहीं बल्कि कमांडर जेनो की भूमिका निभा रही थी। दोपहर तक वे घूमते हुए एक नई ब्रॉन्ज मूर्ति के पास पहुंचे। उसने समझाया कि ये आलीशान मूर्ति मार्डन के लोगों के लिए शांति और समृद्धि का बड़ा प्रतीक थी। वेन ने उकसाने की कोशिश की और कहा कि मार्डन स्थिर रहेगा और समृद्धि उसे नात्रा से मुक्त होने का आसान मौका दे सकती है, लेकिन साफ था कि उस पर इस बात का बिल्कुल असर नहीं हुआ। उसने उत्तर दिया कि मार्डन नात्रा का हिस्सा रहते हुए भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इन शब्दों ने वेन को पूरा विश्वास दिला दिया कि मार्डन कभी धोखा नहीं देगा। बगीचे में आराम करते वक्त जेनोविया ने पूछा कि वेन लोगों से दूरी क्यों रखता था। वेन के सीधे उत्तर ने शाही नेता की ताकत जाहिर की और जेनो को एहसास करवाया कि वो पत्नी बनने के लायक नहीं थी। इसके बाद दृश्य बदलता है, जहां जेनोविया को गार्ड से डेलुवियो के प्रधानमंत्री सर्जियस के आगमन की रिपोर्ट मिली। उसने उसका अपने साम्राज्य में स्वागत किया। उसके आने का मुख्य उद्देश्य नात्रा और मार्डन की निर्यात नीति का विरोध करना था। उसने जिद की कि वो सिर्फ वेन से सीधे बात करेगा। जेनोविया नाराज थी क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा था और नीची नजर से देख रहा था।
लेकिन ओवरपावर्ड वेन अचानक प्रकट हुआ और मांगों के बारे में पूछा। वेन और सर्जियस ने बहस शुरू कर दी। सर्जियस ने नात्रा के उत्पादों पर सख्त आपत्ति जताई क्योंकि वे लेविटेटिया धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं थे, लेकिन वेन ने अनजान बनने का नाटक किया और शिकायत का बिल्कुल सामान्य रूप से जवाब दिया। सर्जियस को महसूस हुआ कि उसके विरोध को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था। वो आग बबूला हो गया और उसने तुरंत निकलने का फैसला किया। भाई सर्जियस का तो आते ही सिस्टम हैंग हो गया। वेन ने इसको थोड़ा सा भी भावी नहीं दिया। जाने से पहले उसने धमकी दी कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वेन और जेनोविया ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। अगले दिन वेन और नीनिम सॉलगेस्ट की यात्रा करने वाले थे। जेनोविया ने उन्हें विदा किया और सर्जियस के बारे में चेतावनी देने वाला संदेश भेजा। वो दुश्मन आसानी से हार नहीं मानेगा। थोड़ी देर बाद वेन और नीनिम सॉलगेस्ट की राजधानी पिथका पहुंच गए, जो समुद्र के नजारों वाला एक शानदार बंदरगाह शहर था। उन्हें ग्रुएर राजा की तरफ से गर्मजोशी भरा स्वागत मिला, जिसने वेन को आलिशान डिनर के लिए आमंत्रित किया। थोड़ी देर बाद ग्रुएर के नौकरों ने उसकी पलकी उठाई, जिसने वेन को आश्चर्यचकित कर दिया। ग्रुएर ने समझाया कि कुलीन लोग अपनी ताकत तब दिखाते हैं जब वे ऐसे काम करते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। वेन ग्रुएर के साथ चलने लगा। वेन पलकी देखकर थोड़ा चौंक गया था, पर सॉलगेस्ट की शानदार स्थिति देखकर बेहद प्रसन्न था। उसने सोचा कि ग्रुएर ने उन्हें सहयोग पर चर्चा करने बुलाया होगा। उसे पूरा विश्वास था कि अगर नात्रा ने सॉलगेस्ट के साथ सहयोग का बफ हासिल कर लिया तो डेलूनियो साम्राज्य उनके खिलाफ कुछ भी एबिलिटी नहीं दिखा पाएगा। जब वे शाही हॉल में पहुंचे तो वेन एक ऐसी लड़की को देखकर चौंक गया जिसके बालों का रंग बिल्कुल ग्रुएर जैसा था। पता चला कि वो उसकी बेटी टॉर्जिला थी। वो उससे मिलना चाहती थी, यहां तक कि उसने सभी व्यंजनों के बारे में समझाने का ऑफर भी दिया। हालांकि वेन को वो बच्ची बेहद क्यूट लगी, पर उसने असली लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, जो ग्रुएर को सहयोग के लिए मनाना था। लेकिन वहां का खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि वो उसकी तरफ खिंचता चला गया और खुद को रोक नहीं पाया। भाई कैसा ओवरपावर्ड हीरो है जो खाने के आगे अपना पूरा सिस्टम भूल गया। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था इस सीन को कॉमेडी बनाने के लिए। इसके बाद वेन अपने कमरे में सो रहा था और खुद पर गुस्सा था क्योंकि सहयोग समझौता नाकाम रहा था। अगले दिन वेन ने सहयोग समझौते पर बात करने के लिए ग्रुएर से मिलने की कोशिश की, लेकिन ग्रुएर पूरे दिन उससे मिलने से बचता रहा। रात में वेन ने नीनिम के साथ चर्चा की और महसूस किया कि ग्रुएर का व्यवहार अजीब था। उसने सोचा कि ग्रुएर उसके पेटी बनना चाहता होगा, क्योंकि सहयोग के अलावा मीटिंग बुलाने का कोई दूसरा ठोस कारण नहीं था। वेन ने नीनिम से कहा कि उन्हें जल्दी वापस लौटने की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ग्रुएर ने अचानक वेन को एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित कर लिया। जब वो पहुंचा तो वे दोनों सतर्क थे, इस डर से कि ये पैक करने का जाल हो सकता है। लेकिन ग्रुएर ने नीनिम को बैठने के लिए आमंत्रित किया। वो जानता था कि वो सिर्फ एक सेविका थी, फिर भी उसने कोई घमंड या चिंता नहीं दिखाई। इस अजीब बात ने वेन और नीनिम दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। ग्रुएर ने समझाया कि लेविटेटिया की शिक्षाएं सिर्फ किताबों तक सीमित थीं और वो उनकी परवाह नहीं करता था। इन शब्दों ने उन्हें राहत दी और समझ आ गया कि ग्रुएर बेहद खुले विचारों वाला राजा था। वेन ने सॉलगेस्ट के साथ सहयोगी रिश्ता बनाने का इरादा जाहिर किया। ग्रुएर तुरंत राजी हो गया, जिससे वेन को नात्रा लौटने की अनुमति मिल गई। ग्रुएर ने कहा कि सहयोग की डिटेल्स बाद में भेजी जाएंगी। वेन और नीनिम ग्रुएर की दयालुता से चौंक गए थे, पर आखिरकार विदा लेकर नात्रा लौट गए। हालांकि उनके वहां से निकलने के ठीक बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि चालाक सर्जियस उन्हें दूर से लगातार घूर रहा था और उन पर अपनी पूरी नजर रखे हुए था। उसका खतरनाक इरादा अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। पता चला कि ग्रुएर और सर्जियस शुरुआत से ही मिलकर साजिश रच रहे थे। ग्रुएर का मानना था कि वेन आगे चलकर रुकावट बनेगा, इसलिए वो उसे जाल में फंसाकर नात्रा की पेटी बनाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वेन वापस महल पहुंचा। निनिम ने आकर खबर दी कि मार्डन अब सीमा पर डेलूनियो के साथ युद्ध कर रहा था और सॉल्जस तथा नात्रा का कोऑपरेशन लेटर अभी तक नहीं आया था। उसी पल वेन को एहसास हुआ कि ग्रुएर ने धोखा दिया था। उसकी सॉल्जस्ट यात्रा ने डेलूनियो को मार्डन पर हमला करने का सुनहरा मौका दिया था। ये समझते ही वेन गुस्से में आ गया। डेलूनियो को सॉल्जस्ट का पूरा समर्थन था और अगर युद्ध उलझता तो सॉल्जस्ट पक्का बीच में आकर उनका टिकट काट देता। उसके बाद जेनोविया वहां आई और उसने वेन से अपनी गलती की माफी मांगी। उसने बताया कि उसे मजबूर होकर शांति प्रस्ताव के साथ डेलूनियो में एक राजदूत भेजना पड़ा था। शुरू में जेनोविया को लगा कि वेन उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने इस फैसले का पूरा समर्थन किया और आश्वासन दिया कि वो जल्द समाधान निकालेगा। कुछ देर बाद वेन और जेनोविया डेलूनियो निकल पड़े। वेन ने अनुमान लगाया कि डेलूनियो ने जानबूझकर मार्डन से युद्ध छेड़ा था ताकि वो सॉल्जेस्ट को नात्रा से भिड़ाए और सॉल्जेस्ट के बफ से अपनी जमीन आसानी से वापस ले सके। ये सुनकर जेनोविया को शक हुआ कि सर्जियस से बातचीत ठीक नहीं जाएगी, पर वेन ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि उसके पास उसको मनाने की एक मास्टर रणनीति है।
ठीक उसी समय ग्रुएर और सॉल्जेस्ट की विशाल सेना नाट्रा पर खतरनाक हमला करने आगे बढ़ रही थी। वो वेन की हमेशा के लिए पेटी बनाने के विचार से उत्सुक था, लेकिन जब ग्रुएर नाट्रा की फोर्स तक पहुंचा तो वहां वेन नहीं मिला। उसने सोचा कि वेन शायद डेलूनियो को शांति के लिए मनाने गया होगा और उसे विश्वास था कि सर्जियस आसानी से नहीं मानेगा। हैरानी की बात यह थी कि ग्रुएर, जो मोटा और आलसी लग रहा था, उसने भाला चलाने में गजब की एबिलिटी दिखाई। उसने अकेले ही नाट्रा की सेना को बुरी तरह हरा दिया, जैसे वो वेन के प्लान का इंतजार कर रहा हो। उसी दौरान वेन और जेनोविया डेलूनियो पहुंच गए। वेन का स्वागत हुआ और सर्जियस भी वहां मौजूद था। उन्होंने जेनोविया के साथ बातचीत शुरू की, जिसने शांति समझौते की बात रखी और विवादित जमीन दोगुनी कीमत पर लौटाने को तैयार हुई। लेकिन सर्जियस ने ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उसका असली लक्ष्य सॉल्जेस्ट और नाट्रा को भयंकर युद्ध में ढकेलना था, ताकि वो होली एलीट का सदस्य बन सके। साथ ही वो लेवेतिया धर्म का कट्टर अनुयायी था और डेलूनियो की जमीन को लेवेतिया के हवाले करना चाहता था। जब वेन ने देखा कि जेनोविया का प्लान फेल हो गया तो उसने दखल दिया। उसने सर्जियस को उन कपड़ों से धमकाया जो डेलूनियो के लोग नाट्रा से खरीदते थे। उसने दावा किया कि कपड़ों में खतरनाक जहर था। भाई, ये क्या अजीब लॉजिक है। कपड़ों में जहर लगाकर लोगों की पेटी बनाने का मास्टर प्लान किसने सोचा? उसने समझाया कि जहर धीरे धीरे फैल जाएगा और लोगों का लगातार टिकट कटने लगेगा, जिससे महामारी की अफवाहें फैल जाएंगी, अराजकता फैल जाएगी और लोग डरकर भागने लगेंगे। जब स्थिति ऐसी होगी तो वेन नाट्रा के 8 लाख नागरिकों को डेलूनियो में भेज देगा। उसने माना कि नाट्रा सॉल्जेस्ट से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो भागना पसंद करेगा। सर्जियस को वेन पर विश्वास नहीं हुआ और शक जताया। अचानक एक सेवक आया और युद्ध की रिपोर्ट दी कि नाट्रा की सेना पीछे हट गई है और सॉल्जेस्ट उनका पीछा कर रहा है। सर्जियस आतंकित हो गया और मान बैठा कि वेन सच में आबादी भेज देगा। उसी वक्त डेलूनियो के लोगों पर जहरीले कपड़ों का असर दिखने लगा। सर्जियस के चेहरे की घबराहट देखकर वेन खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला कि उसके पास एंटीडोट है। सच तो यह था कि वेन ने जानबूझकर सेना को पीछे हटने का आदेश दिया था, ताकि जहर का झूठ सटीक लग सके। अंत में सर्जियस का सिस्टम हैंग हो गया और उसने हार मान ली। उसने ग्रुएर को हराने के लिए वेन का साथ देना मंजूर कर लिया। वेन ने उसे अपने सेना को सॉल्जेस्ट पर पीछे से हमला करने को कहा। वहां सॉल्जेस्ट की सेना नाट्रा से बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उन्होंने पीछे हटकर किले में छुपी नाट्रा की सेना को पीटना शुरू कर दिया। जब जनरल हैगल ने भयंकर स्थिति देखी तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनकी पेटी बन जाएगी। लेकिन दूर से वेन पर नजर रखी निनिम ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी डेलूनियो की सेना आगे बढ़ी और सॉल्जेस्ट पर पीछे से आक्रमण करने को तैयार हुई, जबकि नाट्रा की सेना ने सामने से हमला किया। जब ग्रुएर को वेन का प्लान समझ आया तो वो जोर से हंसा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेन सर्जियस को मना लेगा। सॉल्जेस्ट के जनरल ने पीछे हटने का सुझाव दिया, पर ग्रुएर ने खारिज कर दिया। वो किसी भी कीमत पर वेन की पेटी बनाना चाहता था, इसलिए उसने डेलूनियो पर भिड़ने का फैसला किया। जब ग्रुएर आगे बढ़ा तो वेन ने चट्टान से प्रकट होकर उसका ध्यान खींचा। ग्रुएर ने अपनी ताकत से जनरल हैगल और कमांडर्स को धूल चटाई। तभी निनिम ने हैगल के पीछे से उछलकर ग्रुएर को घायल कर दिया। ओवरपावर्ड ग्रुएर जमीन पर गिरा और सॉल्जेस्ट की सेना भाग गई। नाट्रा युद्ध का विजेता बन गया। बाद में वेन कैदी हुए ग्रुएर से मिला। निनिम के हराने के बाद उसे पकड़ लिया गया था। वो ग्रुएर का पतला शरीर देखकर चौंक गया। भाई, ये कैसा मैजिकल वेट लॉस एबिलिटी है। थोड़ी चोट लगी और बंदा फिट हो गया। ग्रुएर ने एग्जीक्यूशन का पूछा, पर वेन ने इनकार किया। वो उसका टिकट नहीं काटना चाहता था। उसने ऑफर दिया कि अगर वो सॉल्जेस्ट और नाट्रा के कोऑपरेशन पर साइन करे तो घर जा सकता है। शुरू में तो अहंकारी ग्रोयर ने साफ इनकार कर दिया। वो खुशी खुशी अपना टिकट कटवाने को तैयार था, सिर्फ वेन के उस परेशान और फ्रस्ट्रेटेड चेहरे को देखने के लिए, जब वेन लेवेटिया की सेनाओं से निपट रहा होगा। भाई, क्या विलन है ये। दूसरे को परेशान देखने के लिए खुद हमेशा के लिए पैक होने को तैयार है। लेकिन अचानक ग्रोयर ने अपना माइंड चेंज किया और कहा कि वो अग्रीमेंट पर साइन करने को तैयार है, पर एक शर्त पर। उसने वेन से अपना जोश और पैशन दिखाने को कहा, क्योंकि वो वेन का असली पैशन और उसके पीछे का असली बिहेवियर जानने के लिए बेहद उत्सुक था। वेन इस बात पर राजी हो गया और उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसने ग्रोयर को पूरी तरह हैरान और एक्साइटेड कर दिया। ये सुनकर ग्रोयर जोर से हंसने लगा और आखिरकार उसने उस अग्रीमेंट पर साइन कर दिया। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि वेन अपनी शाही जिम्मेदारियों की थकान से चूर होकर गहरी नींद में सो रहा था, जबकि निनिम उसके पास बैठी प्यार से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब वो उठा तो निनिम ने उसे उन भयंकर नुकसानों की रिपोर्ट दी जो नेट्रा साम्राज्य को उस दिन के युद्ध में झेलने पड़े थे। उसने ये भी बताया कि नेट्रा के लोगों को अब दूसरे लोग नेगेटिव नजर से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने लेवेटिया के होली एलीट के एक सदस्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस नेगेटिव इमेज की वजह से मार्डन से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों की गिनती में भारी गिरावट आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, युद्ध की भरपाई करने में नेट्रा साम्राज्य का पूरा बचा हुआ सरप्लस और प्रॉफिट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यह सब सुनकर वेन बेहद अपसेट हो गया और एक बार फिर से अपने देश को बेचने के बारे में सोचने लगा। भाई, पूरी दुनिया घूम ली, भयंकर युद्ध जीत लिए, पर हीरो का सिस्टम घूम फिर के वहीं आ गया, देश बेचो और रिटायरमेंट लो। और दोस्तों, इसी के साथ ये मजेदार कहानी यहाँ खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये एनिमे सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको इसका सेकंड सीजन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो क्लोज करने से पहले लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और एपिसोड्स आप तक पहुंचती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर एक्टिवेट कर दें ताकि चैनल की सारी नई एनिमे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और हम आपसे मिलेंगे नए एपिसोड्स के साथ। गुड बाय।